सीमा सीमा कहाँ मर गई? जरा इधर तो आ। चारपाई पर बैठे बैठे चावल साफ करते हुए पारो ने सीमा को आवाज दी। आती हूँ चाची। सीमा ने रसोई घर से आवाज लगाई और फिर सीमा भागती हुई रसोई घर से निकलकर बाहर आंगन में आई और उसने अपनी चाची से डरते हुए पूछा, क्या बात है चाची, आपने मुझे क्यों बुलाया? शाम को तेरे चाचा जी के दोस्त का बेटा आ रहा है, जरा ठीक से और अच्छा सा कुछ बना लेना। पुलिस में है, बहुत सालों के बाद हम लोगों से मिलने हमारे घर आ रहा है। जब छोटा था तब मिली थी उससे, और अगर पसंद आ गया तो मेरी चचेरी बहन सुमन है ना, तो उससे उसके रिश्ते की बात चलवाती हूँ। ठीक है चाची, लेकिन शाम के लिए कुछ सब्जी नहीं है, कुछ पैसे दे देती तो मैं बाजार से कुछ ताजी सब्जियां खरीद लाती। सीमा बोली। ठीक है, जा चली जा। हाँ, फिर शाम भी होने वाली है, और फिर तू जब तक लौटेगी शाम हो ही जाएगी। और देख लियो, कल सुबह और शाम के लिए कुछ अच्छी सी सब्जियां ले लेना। पारो बोली। ठीक है चाची। इतना कहकर सीमा ने दुपट्टा डाला और थैला लेकर निकल पड़ी बाजार की ओर। सीमा 18 साल की एक अनाथ लड़की है, देखने में बहुत ही खूबसूरत। गोरा रंग, मोटी आंखें, भरा पूरा बदन, कमर तक के काले बाल। माँ बाप नहीं है बेचारी के, तो अपने चाचा चाची के घर पर रहती है। बस हमेशा ऐसे ही घर के कामों में लगी रहती है। माँ बाप थे जब तक तो स्कूल भी जाती थी, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद पढ़ाई भी छूट गई। जैसे तैसे तो चाचा चाची घर में रखने के लिए तैयार हुए, और चाची पारो दिन भर ऐसे ही खटिया पर बैठे बैठे सीमा को आदेश देती रहती है। सर्दियों के दिन है और कभी ये भी नहीं कहती कि सीमा तू भी 2 घड़ी के लिए आंगन में आकर धूप सेक ले। सीमा ही घर का सारा काम करती है। पारो की अपनी कोई औलाद नहीं है, फिर भी वो सीमा की कद्र नहीं करती, और सीमा भी सब सुन लेती है। उसे ये लगता है कि दुनिया में चाचा चाची के अलावा और कोई भी तो उसका नहीं है। इसीलिए वो अपनी चाची पारो की चली कटी बातें सुनती रहती है और कोल्हू के बैल की तरह घर के कामकाज करती रहती है। फिर सीमा बाजार पहुंची। उसने कुछ ताजी सब्जियां खरीदी। थैला कुछ ज्यादा ही भारी हो गया था। अब उसकी चाल थोड़ी धीमी पड़ गई। तभी उसने कुछ महसूस किया कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन थैले के ज्यादा भार की वजह से वो तेज चाल में नहीं चल पा रही थी। उसने रुककर एक बार पीछे मुड़कर उस लड़के की ओर गुस्से से देखा, तो वो लड़का भी रुक गया और सीमा की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। सीमा ने गुस्से से अपना पैर पटका और आगे की ओर निकल पड़ी। घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि वो लड़का भी घर की ओर आ रहा था। सीमा दरवाजे को खोलकर भीतर गई और उसको देखकर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। वो थैला लेकर तुलसी चौरे तक पहुंची ही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। सीमा ने दरवाजे की दस्तक को अनसुना कर दिया और रसोई की ओर बढ़ गई। तब पारो सीमा से बोली, क्यों री, सुनाई नहीं देता क्या कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? चाची, मेरे हाथ में सामान है, आप ही दरवाजा खोल दीजिए, सीमा पारो से बोली। तभी पारो ने जाकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही बोल पड़ी, अरे अभिनव, तुम कैसे हो बेटा? आओ अंदर आओ, आओ ना। अभिनव ने पारो के पैर छुए और भीतर प्रवेश किया। पारो ने फौरन सीमा को आवाज दी, अरे वो सीमा, जरा पानी गर्म होने तो चढ़ा दे। अभिनव आया है, हाथ पैर धुलेगा, ठंड बहुत है। जी चाची, चढ़ाती हूँ, सीमा ने रसोई घर से जवाब दिया। और सुन, जल्दी से आलू और मेथी के पराठे बना, और हाँ, चाय भी चढ़ा देना, पारो बोली। ठीक है चाची, और कुछ? सीमा ने पूछा। नहीं, और मुझे चटनी बनाने का सामान दे दे, मैं चटनी बना लेती हूँ, तभी तो पकौड़ियाँ खाने का मजा आएगा। तेरे चाचा भी आ रहे होंगे, पारो बोली। थोड़ी देर में सीमा ने बाथरूम में पानी गर्म करके रख दिया और चाची को आवाज दी, चाची, पानी रख दिया है, अपने मेहमान से कहो कि हाथ पैर धुल ले। ठीक है, पारो बोली। तब तक सीमा के चाचा गिरधारी भी आ गए। उन्होंने भी हाथ पैर धुले। तब तक सीमा ने चाय, गर्मा गर्म आलू मेथी के पराठे चटनी के साथ परोस दिए।
सबने बातें करते हुए मूंगफलियां भी खाई। फिर 1-2 घंटे के अंदर ही सीमा ने रात का खाना भी तैयार कर दिया। आलू गोभी की सब्जी, पराठे, राजमा और चावल, भरवा मिर्च और अचार, साथ में रायता। सब खाने बैठे और सीमा खाना परोस रही थी। तब अभिनव बोला, चाची खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और फिर ये सुनकर सीमा नीचे की ओर सिर झुकाकर मंद मंद मुस्कुरा दी। तभी गिरधारी जी बोल पड़े, हाँ हमारी सीमा बहुत अच्छा खाना बनाती है। दूसरे दिन सीमा को सुबह जागने में थोड़ी देर क्या हो गई, पारो ने सीमा की अच्छे से खबर लेनी शुरू कर दी। ये सब अभिनव ने भी देखा और सीमा रोते हुए रसोई घर में चली गई। उसने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर नाश्ता भी तैयार कर दिया और चाची से बोली, चाची नाश्ता तैयार है, आप सब खा लीजिए। पारो बोली, ठीक है, आज तो देर कर दी तूने, लेकिन कल ये सब नहीं होना चाहिए। तभी गिरधारी जी बोल पड़े, अरे भाग्यवान, हमेशा क्यों बिटिया के पीछे पड़ी रहती हो, दिन भर तो लगी रहती है बेचारी। एक दिन देर भी हो गई, जागने में तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। हाँ हाँ बिगाड़ो, मुझे क्या, पराए घर जाएगी तो तुम वहाँ भी पैरवी करने चले जाना। पारो बोली, नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि छोटी सी जान सारा दिन घर संभालती है, कभी कभार कोई गलती हो भी गई तो नजरअंदाज कर दिया करो। गिरधारी जी बोले, हाँ हाँ ठीक है, लो पहले नाश्ता कर लो। पारो बोली। जब तक सीमा सबके लिए पकोड़े और चटनी ले आई और साथ में गाजर का हलवा, सबने नाश्ता किया। फिर आंगन में सीमा बर्तन मांजने बैठी। उसने वही आंगन में लगे हैंडपंप से 2 बाल्टी पानी भरा और अपना काम करने लगी। वही चारपाई पर अभिनव धूप में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार तो एक बहाना था, वो तो चुपके चुपके नजर बचाकर सीमा को देख रहा था। एकाएक सीमा ने बर्तन मांजते समय ध्यान दिया कि अभिनव अखबार की आड़ में उसे ही निहार रहा है। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और अंदर चली गई। सीमा को अभिनव का ऐसे निहारना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ कहती भी तो किससे। वो जानती थी कि उसको अपना समझने वाला कोई नहीं है। सुबह से लेकर सिर्फ काम में लगी रहती है, ना पढ़ाई ना लिखाई। पता नहीं उसकी जिंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली थी। उसके लिए तो सालों से कुछ भी नया नहीं था। वही रोज का काम, सुबह से शाम तक, और चाची की झिड़की, बस यही बचा था उसके जीवन में। सुख के दिन तो जैसे कभी देखे ही नहीं थे बेचारी ने। यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। शाम होने को आई थी। सर्दियों के दिन थे, दिन भी जल्दी ढलता है। पारो को शाम की चाय की तलब लगी। उसने फिर सीमा को पुकारा, ओ सीमा, शाम की चाय नसीब होगी या नहीं? महारानी कब तक ऐसे ही सोती रहेगी? अब तो सूर्य नारायण भी विदा हो गए, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? चाची की आवाज सुनकर सीमा झटपट उठी। रजाई से बाहर आने का मन न होने पर भी उसने जल्दी से आंगन में आकर पारो से कहा, अभी बनाती हूँ चाची चाय। वो जरा आंख लग गई थी। और सुन, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बना लेना। ठीक है चाची। और इतना कहकर सीमा रसोई में चली गई। अभिनव भी 2 दिन से ये सब देख रहा था। उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। सीमा के प्रति पारो चाची का जो व्यवहार है वो बहुत ही पीड़ादायक है। इतनी भली लड़की है और उसकी इस घर में ये इज्जत है। शाम की चाय के बाद पारो पड़ोस में किसी से मिलने चली गई। सीमा रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी एकाएक अभिनव रसोई में पानी मांगने के बहाने से जा पहुंचा। रसोई में अचानक से अभिनव के आने से सीमा तनिक हड़बड़ा सी गई। अभिनव बोला, आप घबराए नहीं, मुझे तो बस पीने के लिए पानी चाहिए था।
अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। सीमा बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अचानक से आ गए, इसीलिए मैं जरा चौंक गई। अभी पानी देती हूँ। सीमा ने लोटे में रखा गुनगुना पानी गिलास में डालकर अभिनव को दे दिया। अभिनव ने पानी पिया और बोला, क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो। जी कहिए, भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है। अच्छा, आपसे एक बात पूछे, अभिनव ने सवाल किया। हाँ पूछिए, सीमा बोली। पारो चाची आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है, आप कैसे इतना कुछ सह लेती है। मुझे तो उनका बर्ताव बहुत बुरा लगा। अभिनव ने थोड़ा सा कुचाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी चाची है और मेरी माँ समान है। आपको उन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। सीमा गुस्से से बोली। इसी बीच पारोबे दाखिल हुई। किवाड़ भी पहले से ही खुले थे। उसने अभिनव और सीमा को रसोई घर में आपस में बातें करते हुए देख लिया। फिर क्या था, इतनी खरी खोटी सुनाई सीमा को। पारो बोली, मेरे सामने तो बहुत सती सावित्री बनने का नाटक करती है और पीठ पीछे ये गुल खिलाई जा रही है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अभिनव बोला, चाची आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस पानी पीने आया था। लेकिन पारो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसे तो बस अपनी आंखों देखे पर ही भरोसा था। तब तक गिरधारी जी भी आ गए, लेकिन पारो तो जैसे आज चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे लग रहा था कि इस लड़के को तो उसने अपनी चचेरी बहन के लिए पसंद किया था। अगर ऐसा ना हो सका तो मायके वालों को क्या जवाब देगी। सीमा ने तब तक खाना तैयार कर लिया था। उसने पारो से कहा, चाची पहले सब लोग खाना खा लो और जो बुरा भला सुनाना है बाद में मुझे सुना देना। गिरधारी जी बोले, अरे भाग्यवान, पराई घर का लड़का हमारे घर में आकर रुका। ये सब मत कर, शोभा नहीं देता। लेकिन पारो कहाँ मानने वाली थी। अब ये सब अभिनव से ना देखा गया और वो अपना सामान उठाकर जाने लगा। गिरधारी जी ने बहुत रोकने की कोशिश की कि बेटा ऐसे रूठ कर मत जाओ, खाना बन चुका है, दो निवाले खाकर जाते, वहाँ दोस्त के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अभिनव ने दोनों हाथ जोड़कर गिरधारी जी से माफी मांगी। पारो और गिरधारी जी के चरण स्पर्श किए और एक झलक सीमा को देखकर घर से उसी समय निकल गया। गिरधारी जी ने पारो से कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, बच्चे का बहुत दिल दुखाया है तुमने, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो। हाँ हाँ, मैंने ही तो दुनिया जहान का ठेका ले रखा है दिल दुखाने का, मैं ही तो सबसे बुरी हूँ। पारो बोली। इतना सब होने के बाद उस रात किसी ने भी खाना नहीं खाया और उधर सीमा ने भी रो रो कर अपना हाल बेहाल कर लिया था। बस अपनी किस्मत को कोसे जा रही थी कि आखिर वो पैदा ही क्यों हुई। आज उसकी वजह से एक भले इंसान की इतनी बेइज्जती हो गई, उसे तो जीने का हक नहीं है। और यही सोचते सोचते सीमा की आंख लग गई। दूसरे दिन जब सब वैसे ही अन्य दिनों की तरह ही चल रहा था, तभी सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। गिरधारी जी ने दरवाजा खोला और देखते हैं कि उनके दोस्त कृष्णकांत जी खड़े हैं। गिरधारी जी ने उनसे तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगी। कल रात को जो उनके बेटे के साथ पारो ने बर्ताव किया था। कृष्णकांत जी मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं मित्र, मुझे अभिनव ने सब बता दिया है। मैं तो यहाँ रिश्ते की बात करने आया था। मैं चाहता हूँ कि सीमा और अभिनव की शादी हो जाए। गिरधारी जी मुस्कुराकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी सीमा को अपने घर के काबिल समझा और अभिनव हमारी सीमा से ब्याह करने को तैयार है। सीमा बिटिया को एक अच्छा ससुराल मिल जाए और मुझे क्या चाहिए। इतने में पारो भी बाहर आ गई और तुनक कर बोली, ये शादी इस घर से नहीं होगी, चाहे जो करो, और मैं एक भी फूटी कौड़ी इस शादी में नहीं खर्च करने दूंगी। कृष्णकांत जी घबरा कर बोले, ये कैसी बातें कर रही है भाभी जी, सीमा भी तो आपकी बेटी के समान है। ऐसी बेटी बड़े भाग्य से मिलती है, लक्ष्मी का रूप है सीमा, कृपया ऐसी बातें ना करे उसके बारे में। गिरधारी जी बोले, अरे भाग्यवान, कुछ तो भगवान से डर, ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाएगी।
पाप पुण्य भी तो कुछ होता है। तू तो अपने अहम में लगता है सब कुछ भूल गई। रहने दो जी, ये पाप पुण्य का अंतर मुझको मत समझाओ। मैंने एक बार जो कह दिया तो कह दिया। और पारों के आगे गिरधारी जी की एक भी ना चल सकी। पारों के मना करने पर गिरधारी जी और कृष्णकांत जी ने आपस में कुछ सलाह मशविरा किया कि ये शादी तो होगी, लेकिन अब ये शादी मंदिर से होगी। लेकिन सीमा इस ब्याह के लिए तैयार नहीं थी। वो चाची का दिल दुखाकर इस प्रकार ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसने कृष्णकांत जी से हाथ जोड़कर विनती की, क्षमा करें चाचा जी, लेकिन मैं इस ब्याह के लिए तैयार नहीं हूँ। इस तरह तो कभी नहीं। जहाँ बड़ों का दिल दुखे, वो जैसी भी है मेरी चाची है। इतने साल से वो मुझे अपने साथ रख रही है और मैं उनकी कृतज्ञ होने की बजाय स्वार्थी हो जाऊं। जिस दिन चाची इस ब्याह के लिए राजी हो जाएगी, उस दिन मैं ये ब्याह कर लूंगी। कृष्णकांत जी बोले, बहुत ही भाग्यशाली थी तुम्हारी माँ जो ऐसी बेटी को जन्म दिया। तेरी जैसी बेटी भगवान सबको दे। तू हमेशा खुश रहे, तू जो चाहे तुझे मिले। जब से अभिनव की माँ छोड़कर गई है, घर की तो जैसे रौनक ही चली गई है। मुझे लगा था कि तेरे आने से मेरे घर के सूने आंगन में फिर से चहल पहल हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। बस अभिनव को समझाने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा लूंगा। वैसे मेरा अभिनव बहुत समझदार है। और कृष्णकांत जी हाथ जोड़कर गिरधारी जी से नमस्ते करके दुखी मन से चले गए। इधर सीमा भी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ठीक किया या गलत। मन के भीतर अंतर्द्वंद चल रहा था। आखिर इस भले इंसान का क्या दोष है? मेरी वजह से आज फिर दूसरी बार उसका अपमान हो गया। ब्याह ही तो करना चाहता था वो मुझसे, आखिर मैं करती भी तो क्या। उस समय मुझे जैसा उचित लगा सो मैंने किया। और फिर 2 दिन की पहचान से कोई शादी के लिए हाँ थोड़े ही कर देता है। मैं उससे प्यार भी तो नहीं करती, पसंद भी नहीं करती। पारो भी एक तरफ मुंह फुलाकर बैठी थी। सीमा ने नाश्ता बनाया और परोसकर चाचा चाची के पास लेकर जाकर बोली, चाची छोड़ो भी, कब तक ऐसे गुस्सा होकर बैठी रहोगी। लो नाश्ता कर लो। और हाँ, ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारी खुशी के खिलाफ जाकर कुछ भी करूंगी। शादी तो बहुत दूर की बात है। इतना कहकर सीमा रसोई में चली गई। सीमा की बात सुनकर गिरधारी जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने मन में सोचा, कितनी भली बिटिया है, कितनी मासूम और दिल की साफ। और एक ये पारो है जो कभी भी इसका मन नहीं बांच पाई। कितनी निष्ठुर और कितनी निर्मोही है। फिर गिरधारी जी पारो से बोले, अरे भाग्यवान, नाश्ता कर ले। कितनी भली लड़की है, तेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम नहीं करती। अब तो थोड़ा समझ ले इसे, थोड़ी ममता बरसा दे इस पर। अब तो थोड़ा प्यार दे दे, अब तो आशीष भरा हाथ रख दे इस पर। एक बार तो कह दे कि खुश रहो। तभी पारो बोल पड़ी, अजी अब रहने भी दो ये ज्ञान की बातें। तुम्हारा उपदेश खत्म हो गया हो तो नाश्ता कर लूं। गिरधारी जी बोले, तुझे समझाना तो पत्थर पर सर फोड़ने के बराबर है। तू कभी नहीं समझेगी, चाहे तेरे लिए कोई जान भी दे दे। उधर कृष्णकांत जी ने घर पहुंचकर सारी बात अभिनव से कह दी। अभिनव बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं सीमा से ब्याह कभी तभी करूंगा जब तक वो हाँ नहीं करेगी। इससे पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा, उसे भरोसा दिलाना होगा कि मैं जीवन भर उसका साथ निभा सकता हूँ। सीमा की जिंदगी रोजमर्रा की तरह फिर से पटरी पर चल पड़ी थी। सुबह शाम का वही काम और फिर शाम को बाजार जाकर सब्जियां लाना, फिर खाना पकाना। लेकिन उस रोज वो सब्जी लेने पहुंची तो क्या देखती है, अभिनव उसका इंतजार करता हुआ बाजार में खड़ा है। सीमा ने अभिनव को देखा तो जरा सी घबरा गई, सर नीचे की ओर झुकाकर बगल से निकली जा रही थी। तभी अभिनव ने आवाज दी, सीमा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सीमा बोली, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा कहकर सीमा तेज कदमों से के साथ जाने लगी। फिर भी अभिनव सीमा के पीछे पीछे आने लगा। सीमा को बहुत गुस्सा आया। उसने अभिनव से कहा,
आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना सब कुछ तो हो चुका है, और क्या बचा है? क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? आपको पता है कि मैं आपको पसंद ही नहीं करती, फिर भी इतना सुनना था कि अभिनव थोड़ा देर के लिए सहम सा गया और फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा तो ये बात है, आप मुझे पसंद ही नहीं करती। माफ कीजिए, आज के बाद कभी भी आपके पीछे नहीं आऊंगा। ये बात मुझे पता ही नहीं थी। मुझे लगा था कि मेरी तरह आप भी मुझे पसंद करती है। और अभिनव मायूस होकर चला गया। सीमा ने इतना सब अभिनव से कह तो दिया था, लेकिन अब उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि गुस्से में इतना भला बुरा नहीं बोलना चाहिए था। कितना बुरा लगा होगा बेचारे को। सीमा घर आई और रसोई में जाकर चूल्हा जलाकर उस पर दाल चढ़ा दी। फिर पता नहीं क्यों उसका भी जी भर आया और अपना सर घुटनों पर झुकाकर फूट फूट कर रो पड़ी। इतने में उसे बाहर गिरधारी जी की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा लगता है चाचा जी आ गए, और फौरन अपने आंसू पोंछकर अपने काम में लग गई। गिरधारी जी रसोई में आए और सीमा से आकर बोले, अभिनव मिला था। मैंने पूछा, कुछ काम था बेटा, किस लिए आए थे? बोला, सीमा से कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, जो मिल गए। अब मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊँगा। फिर मैंने पूछा, ऐसा क्या हो गया बेटा? तो बोला, जब सीमा मुझे पसंद ही नहीं करती तो फिर कोई सवाल ही नहीं रह जाता उत्तर पाने के लिए। मैं तो इस आशा से आया था कि जिस तरह से मैं उसे पसंद करता हूँ, शायद वो भी मुझे पसंद करती है। लेकिन मुझे आज अपने सवाल का जवाब मिल गया। सीमा बोली, चाचा जी, इस विषय में मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। जो हो ही नहीं सकता तो क्यों हम उसके पीछे पड़े? गिरधारी जी बोले, जैसी तेरी मर्जी बेटा, लेकिन कोई फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। इतना स्नेह रखने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। इतना कहकर गिरधारी जी रसोई से बाहर आ गए। उधर अभिनव हताश सा अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर निराशा के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। तभी कृष्णकांत जी अपने बेटे की चिंता की वजह भांप कर बोले, मना कर दिया ना उसने, मुझे पता था वो ऐसा ही करेगी। बहुत ही भली लड़की है बेटा, पहले वो सबके बारे में सोचती है, फिर अपने बारे में। उसके चेहरे पर जो तेज है वो साफ साफ बयां करता है। लेकिन तू हिम्मत मत हार, एक कोशिश और करके देख। तेरे पास यहाँ रहने के लिए इतना समय भी नहीं है। तेरी छुट्टी खत्म होते ही तू फिर ड्यूटी पर चला जाएगा। इससे पहले तू उसे मना ले और मैं तेरी सगाई उससे करवा सकूं। इतना सुनकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई और खुश होकर बोला, सच पिताजी? अपने पिताजी की बात सुनकर अभिनव को ये आशा हो गई थी कि आज ना सही लेकिन एक ना एक दिन सीमा इस ब्याह के लिए तैयार हो जाएगी। और अभिनव इसी उम्मीद में एक आध दिन में सीमा से मिलने की कोशिश करने लगा। लेकिन सीमा है कि अभिनव की ओर देखती भी ना थी। ऐसे ही हफ्ते भर बीते थे कि अभिनव ने सीमा को फिर बाजार में देखा। सीमा बहुत ही जल्दबाजी में थी, बहुत घबराई हुई थी। अभिनव को देखकर बोली, चलिए मेरे साथ, जल्दी घर चलिए। अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं तो डॉक्टर साहब को बुलाने आई थी। अभिनव ने घबरा कर पूछा, लेकिन किस लिए, क्या हुआ? चाची छत से उतरते हुए सीढ़ियों से गिर पड़ी। उन्हें अभी तक होश नहीं आया है, इसीलिए अब आप इस वक्त घर चलिए। अभिनव और सीमा डॉक्टर के साथ घर की ओर चल पड़े। डॉक्टर ने पारो का मुआयना किया। पारो को होश तो आ गया था, लेकिन उसके सर पे बहुत गहरी चोट थी। उसे अब महसूस हो चुका था कि वो अब बचने वाली नहीं है। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था, गिरधारी भी पहुंच चुके थे। उस समय पारो की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने सीमा और अभिनव को इशारे से अपने पास बुलाकर एक दूसरे के हाथों को मिलाते हुए आंखों के ही इशारों से माफी मांगी और बिना कुछ बोले ही प्राण त्याग दिए। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। गिरधारी जी बोले, चलो, अपने अंतिम समय में ही एक भलाई का काम तो करके गई पारो। शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और ऐसा कहते हुए गिरधारी जी की आंखों में आंसू आ गए। पारो के अंतिम संस्कार के दिन कृष्णकांत जी भी आए। उन्होंने सीमा और गिरधारी जी को ढांढस बंधाया कि भगवान के आगे किसकी चलती है। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। अब तक पारो की 13वीं भी हो चुकी थी। एक दिन गिरधारी जी ने कृष्णकांत जी और अभिनव को खाने पर बुलाया और बोले, आज आप लोगों को खाने पर बुलाने का कारण था, क्योंकि अभिनव की छुट्टियां अब ज्यादा शेष नहीं रह गई हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि अभिनव और सीमा की सगाई कर दी जाए, और फिर पारो की भी यही इच्छा थी। कृष्णकांत जी बोले, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आपसे यही कहना चाहता था, लेकिन संकोच बस कह नहीं पाया, क्योंकि भाभी को गए हुए अभी महीने भर भी नहीं हुए। ऐसे में ऐसी बात कहना उचित नहीं लगा। गिरधारी जी बोले, मैं कुछ दिन के लिए टाल तो देता, लेकिन फिर अभिनव की छुट्टियां भी खत्म होने वाली है, और फिर अगली छुट्टी मिलने तक काफी देर हो जाएगी। और फिर पारो की भी यही इच्छा थी कि दोनों एक हो जाए। कृष्णकांत जी बोले, तो फिर ठीक है, परसों ही हम इन दोनों की सगाई कर देते हैं, और शादी तब करेंगे जब अगली बार अभिनव छुट्टियों में घर आएगा। गिरधारी जी बोले, बहुत बढ़िया मित्र, तो ठीक है, परसों सगाई का दिन पक्का हो गया। अब बस सिर्फ कल का ही दिन शेष बचा है। आप लोग ऐसा करें, आज और कल मेरे घर भी रुक जाए। कल आप अपने शहर जाएंगे, फिर परसों वापस आएंगे, तो बहुत समय बर्बाद होगा। कृष्णकांत जी बोले, बहुत अच्छा मित्र, जैसी आपकी इच्छा। हमें क्या परेशानी हो सकती है भला। दूसरे दिन सारा समय खरीदारी और तैयारी में ही निकल गया। शाम को सब बहुत थक चुके थे। सीमा ने जल्दी से शाम की चाय बनाई, फिर रात के खाने की तैयारी करने लगी। गिरधारी जी बोले, सीमा बेटा, तू भी तो बहुत थक गई होगी, मैं कुछ मदद करूं तेरी? नहीं चाचा जी, मैं सब कर दूंगी, बस आप थोड़ी सब्जियां काटने में मदद कर दीजिए, सीमा बोली। गिरधारी जी बोले, सीमा बिटिया, आज ऐसा करते हैं, यही आंगन में कच्चा चूल्हा जलाकर खाना बनाते हैं, और सर्दियों का मौसम है तो चूल्हे की सिकी रोटी पर ढेर सारा घी डालकर खाने में बहुत मजा आएगा। सब बोले, बिल्कुल ठीक है, और ऐसा ही हुआ। आंगन में चूल्हा जलाया गया और सीमा अपना काम करने में लग गई। चूल्हे से उठ रही आग की सुनहरी लपटों की रोशनी में सीमा की खूबसूरती और भी निखर कर आ रही थी। वो कभी अपने गालों पर आ रही लटों को संभालती, तो कभी आंखों में लग रहे धुएं की जलन से आंखें अपने दुपट्टे से पोंछती, और अभिनव को तो बस सीमा को निहारने में लगा था। वो आज बहुत खुश था कि कल सीमा के साथ मेरी सगाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक उसे सीमा के दिल की बात पता नहीं चली थी, और वो सीमा के मन की बात जानना चाह रहा था। रात का खाना खाने के बाद गिरधारी जी और कृष्णकांत जी दिन भर के थके थे तो जल्दी ही सो गए। सीमा बर्तन धोने के लिए हैंडपंप से पानी भरने जा रही थी कि अभिनव ने कहा, आप छोड़िए, मैं बाल्टी भर देता हूँ। सीमा बोली, आप काम मत कीजिए, आप मेहमान हैं। मेहमान तो आप है हमारे दिल की, पता नहीं हमारे दिल में कब रहने आएगी। अभिनव ने सीमा को छेड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा। सीमा बस शर्मा कर रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। अभिनव सीमा की खामोशी देखकर बोला, कहिए ना, आप मुझे पसंद तो करती हैं। सीमा ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका ली। अभिनव ने फिर पूछा, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। हाँ समझे या ना? अभिनव ने कहा, कोई बात नहीं, जो भी आपकी मर्जी है वो आप सुबह तक एक चिट्ठी में मुझे लिख कर दे सकती है। और इतना कहकर अभिनव सोने चला गया। सुबह होते ही सीमा ने अभिनव को एक चिट्ठी दी, जिसमें उसने हाँ में अपना जवाब दिया था। अभिनव के मन से अब सारी शंकाएं दूर हो गई थी। अभिनव और सीमा की सगाई भी हो चुकी थी, और अभिनव की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। अब अभिनव को वापस जाना था। बहुत ही दुखी मन से सीमा ने अभिनव को विदा किया। अभिनव के जाने के बाद सीमा और अभिनव एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर अपने अपने मन का हाल बताने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया और अभिनव के दोबारा आने का समय हो गया। अभिनव के वापस आने की खबर से सीमा बहुत खुश हुई। अभिनव जिस दिन घर आया उसी रोज सीमा से मिलने आ पहुंचा, और 2-4 दिन के अंदर ही दोनों का ब्याह भी हो गया। दोनों अपनी घर गृहस्थी में बहुत खुश थे। किस तरह अभिनव की छुट्टियां बीत गई, दोनों को ही पता नहीं चला। अभिनव फिर वापस चला गया। इधर सीमा उसके आने का फिर से बेसब्री से इंतजार करने लगी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दंगे फसाद के बचाव कार्य में अभिनव की ड्यूटी लगी थी।
उसने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से बहुत से लोगों की जान बचाई, लेकिन दंगे इतने बढ़ गए थे कि अभिनव को भी एक दिन गोली लग गई और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। सीमा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वो खुद को संभालती या अपने बूढ़े ससुर को दिलासा देती, उसकी हिम्मत तो जैसे टूट ही चुकी थी। बस चंद लम्हों की ही खुशियां लिखी थी भगवान ने उसके नसीब में। जैसे तैसे अभिनव का अंतिम संस्कार किया गया। गिरधारी जी और कृष्णकांत जी अभिनव की अस्थियों का विसर्जन किया। लेकिन कहते हैं ना, जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो एक साथ टूटता है। लौटते समय उनकी रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सीमा को ये खबर पता चली। वो बदहवास से अपने चाचा और ससुर जी को ढूंढने गई। पूरे दिन पागलों की तरह लगी रही। तब जाकर उसे अपने चाचा का मृत शरीर मिला और दूसरे दिन ससुर जी का। अब तो सीमा के आगे कोई भी रास्ता नहीं रह गया था। किसे अपना कहती, कोई तो नहीं बचा था उसे अपना कहने वाला। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक ही पल में उसकी दुनिया उजड़ गई थी। वो अपने दिमाग का संतुलन खो बैठी थी और इसी असमंजस में उसने नदी में छलांग लगा दी। सीमा बेहोश होकर बेसुध सी नदी किनारे पड़ी हुई थी। तभी एक बच्चा अपने कुत्ता मोती के साथ वहां आ पहुंचा। मोती सीमा को देखकर भौंकने लगा। बच्चे को थोड़ा समय लगा ये समझने में कि मोती भौंक क्यों रहा है। उसने शेरू की रस्सी छोड़ दी। बच्चे ने जैसे ही शेरू की रस्सी अपने हाथ से छोड़ी, शेरू भागकर सीमा के पास जा पहुंचा। मोती के पीछे पीछे वो बच्चा भी सीमा के पास जा पहुंचा। तभी बच्चा सीमा को देखते ही बोला, देख मोती, लगता है मेरी माँ वापस आ गई। बाबा कह भी रहे कि माँ सोमवार तक आ जाएगी और आज सोमवार ही तो है। मोती तू ऐसा कर, वापस घर जाकर बाबा को ले आ, तब हम माँ को घर ले जा सकते हैं। मोती भागकर घर गया और बच्चे के पिता को ले आया। बच्चे के पिता सीमा को देखकर बोले, ना जाने कौन है बेचारी, यहाँ कैसे पहुंची है, जिंदा भी है या नहीं। उन्होंने फिर सीमा की नब्ज टटोली। सीमा की सांसें अब तक चल रही थी। उन्होंने सीमा को गोद में उठाया और बच्चे से बोले, पहले उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इनकी तबीयत खराब है बेटा, तुम भी मेरे साथ साथ डॉक्टर के यहाँ चलो। लेकिन बाबा, ये मेरी माँ ही है ना, आपने कहा था ना कि माँ सोमवार को आएगी और आज सोमवार ही है। सोनू बस अपनी बात बोले ही जा रहा था। है ना बाबा, ये मेरी माँ ही है ना। बेटे की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन कुछ नहीं सोच पा रहे थे कि बच्चे को क्या जवाब दे। झूठा दिलासा देना भी ठीक नहीं है। नन्ही सी जान पहले से ही अपनी माँ के आने की झूठी आस में बैठा रहता है, और अगर ये कह भी दिया कि ये तुम्हारी माँ ही है और अगर ये लड़की अपने घर चली गई तो बच्चे का दिल टूट जाएगा। उन्होंने सोनू से कहा, बेटा ये बीमार है, पहले इनका इलाज करवाते हैं और जब ये होश में आएगी तो खुद ब खुद अपने सोनू को पहचान लेगी, इसलिए पहले इन्हें ठीक होने दो। अर्जुन डॉक्टर के पास पहुंचे और बोले, डॉक्टर जल्दी से इस लड़की का इलाज कीजिए, अभी सांसें चल रही है, इसकी जिंदा है। डॉक्टर बोले, अर्जुन सिंह जी, कौन है ये लड़की? इतना बताने का समय नहीं है, पहले आप इसकी जान बचाइए, इसके होश में आने का पर पता ही चल जाएगा कि ये कौन है। अर्जुन सिंह बोले। डॉक्टर ने फौरन अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे मैडम सुनती हो, जल्दी इधर आओ, कुछ कपड़े लेकर बिटिया के गीले कपड़े बदल दो, जल्दी ही इलाज शुरू करना है। डॉक्टर की पत्नी ने फौरन ही सीमा के कपड़े बदले और हथेलियों और तलवों पे गर्म तेल मलना शुरू किया। फिर डॉक्टर ने भी इलाज करना शुरू कर दिया। उधर सोनू बार बार अपने पिता से बस पूछे ही जा रहा था, बाबा माँ कब ठीक होगी, मुझे पहचान तो लेगी ना माँ। और अर्जुन सिंह कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या जवाब दे सोनू को, कैसा झूठा दिलासा दे कि हाँ तेरी माँ तुझे पहचान लेगी। और फिर ये भी तो कहते नहीं बनता कि ये तेरी माँ ही नहीं है। बहुत बड़ी दुविधा में थे अर्जुन सिंह।
थोड़ी देर के इलाज के बाद सीमा को होश आ गया। डॉक्टर ने फौरन अर्जुन सिंह को पुकारा। अरे अर्जुन सिंह सुनिए, बिटिया को होश आ गया है। इतना सुनते ही सोनू भीतर की ओर भागा और पीछे पीछे अर्जुन भी गए। सोनू फौरन जाकर सीमा से माँ कहकर लिपट गया। सीमा को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन सोनू के इस तरह से गले लगने से उसके मन में सोनू के लिए ममता जाग गई। उसने भी कह दिया, हाँ बेटा। देखा बाबा, आपने देखा ना, माँ ने मुझे पहचान लिया और आज सोमवार भी तो है और आपने कहा भी था ना कि माँ सोमवार को आएगी। सोनू खुश होकर बोला, ठीक है सोनू, लेकिन अपनी माँ से भी तो एक बार पूछ लो कि वो तुम्हारी माँ है कि नहीं। डॉक्टर बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी पूछता हूँ। सोनू बोला, क्यों माँ, तुम ही मेरी माँ हो ना। सोनू बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रहा था। हाँ बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ, सीमा बोली। नन्हे से बच्चे का मन रखने के लिए सीमा को ऐसा बोलना ही पड़ा। देखा डॉक्टर अंकल, ये ही मेरी माँ है, अभी कहा ना उन्होंने। सोनू फिर से चहक पड़ा। चलिए ना बाबा, माँ को जल्दी से घर ले चलते हैं। मैं माँ से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, अपना घर दिखाना चाहता हूँ। सोनू को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो और वो जल्द से जल्द अपने घर की तिजोरी में कैद करना चाहता हो, ताकि माँ रूपी अनमोल खजाना उससे फिर से ना कोई छीन सके। अब अर्जुन सिंह बोले, एक मिनट रुको सोनू बेटा, तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। ठीक है बाबा, मैं बाहर हूँ, आप माँ को लेकर जल्दी आना। सोनू ऐसा कहकर बाहर चला गया। अब अर्जुन सिंह ने सीमा से पूछा, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सीमा है। आप यहाँ कैसे पहुँची? जी मैं जीना नहीं चाहती थी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ और बेसहारा हूँ। जीवन में इतना दुख सहा है कि जीने की इच्छा ही मर गई है, इसीलिए खुद को खत्म करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने बचा लिया। इस बच्चे को देखा तो मेरा मन पिघल गया। मुझसे ये नहीं कहा गया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कहाँ जाएगी? जहाँ ये किस्मत ले जाए। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप मेरे घर चल सकती है, वहाँ आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी और सोनू भी आपके आने से खुश हो जाएगा। अर्जुन सिंह सीमा से बोले। तभी डॉक्टर की पत्नी बोली, क्या सोच रही हो बिटिया? चली जाओ, वो बच्चा कैसे अपनी माँ के लिए दिन रात तड़पता है, हम सब ने देखा है उसे तड़पते हुए। आज तुम्हें देखकर कितना खुश था, हमने पहली बार उसको इतना खुश देखा है। और अर्जुन सिंह भी देवता स्वरूप है, रोज न जाने कितने लोगों का भला करते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी बिटिया तुम्हें। अब सीमा थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर से बाहर से सोनू ने आवाज लगाई, क्या हुआ बाबा, जल्दी आइए ना। माँ को लेकर अब सीमा खुद को ना रोक सकी और सोनू के साथ उसके घर चल पड़ी। सोनू आज बहुत खुश था, जो भी रास्ते में मिलता उससे कहते हुए जाता कि देखो ये मेरी माँ है, मैंने कहा था ना कि एक ना एक दिन मेरी माँ जरूर आएगी। और रास्ते भर सीमा के साथ बक बक करते हुए गया, माँ आज का खाना तुम बनाना, पता है उर्मिला कहीं भी खाना अच्छा नहीं बनाती है, सब्जी में भी घी नहीं डालती और दूध में पानी मिलाकर देती है। अब तुम आ गई हो ना, तो रोज अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना मुझे और उन लोगों को भी डांटना जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। अब तो सबकी खैर नहीं। और सब घर पहुँचे। सीमा सोनू के साथ घर पहुँची। आओ माँ आओ ना, सोनू ने सीमा से कहा। सीमा जैसे ही घर के दरवाजे के पास आई, तभी बर्तन धोने वाली बाहर निकल पड़ी और सीमा को गौर से देखकर बोली, छोटे मुखिया जी, ये किसे ले आए? पता है उर्मिला काकी, ये मेरी माँ है, आज ही तो मिली है, नदी के किनारे पड़ी थी बेचारी, मैंने जल्दी से बाबा को बुलवाया, मैं और बाबा डॉक्टर के पास लेकर गए, अब ठीक हो गई है तो मैं इन्हें घर ले आया। अच्छी है ना मेरी माँ? बोलो ना उर्मिला काकी, अच्छी है ना मेरी माँ? उर्मिला का कोई उत्तर ना पाकर सोनू ने फिर पूछा, हाँ हाँ छोटे मुखिया, तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है। उर्मिला जाते हुए बोली, मैंने बर्तन मांज दिए हैं और सफाई भी कर दी है, कल सुबह आऊंगी। सोनू बोला, ठीक है। सोनू सीमा को अंदर ले जाकर बोला, माँ इस कमरे में मैं और तुम रहेंगे और वो वाला कमरा बाबा का है, वो वहाँ पर अपना कागजी काम करते हैं और यहाँ रसोई घर है। आज के बाद तुम ही मेरे लिए खाना पकाओगी और अपने हाथों से खिलाओगी भी।
ये रहा आंगन और साथ में स्नानघर भी है। घर के पीछे भी काफी जगह है जहाँ मैं खेलता हूँ। सीमा सोनू के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर भाव विभोर हो गई और प्यार से गले लगाते हुए बोली, बस करो मेरे लाडले, मैंने सब सुन लिया है, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो नजर लग जाएगी मेरी। शाम हो आई थी, थोड़ा अंधेरा भी होने वाला था। अर्जुन सिंह मुखिया ने देखा कि बाड़े में और नल से 2 बाल्टी पानी खींचकर गाय के पास रखा। फिर जैसे ही गाय की सानी बनाने जा रहे थे तभी महेश आ पहुंचा और उसने अर्जुन सिंह को आवाज दी, अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं? माफ कीजिए, आने में थोड़ी देर हो गई। खेतों में आज काम कुछ ज्यादा था और मैं दोपहर में उर्मिला से बोल कर गया था कि शाम को अगर मुझे देर हो जाए तो जानवरों को संभाल लेना और दाना पानी भी डाल देना। लेकिन उर्मिला भी पता नहीं किस धुन में रहती है, हमेशा काम चोरी करती है। कोई बात नहीं महेश काका, अपना ही तो घर है और अपने घर का काम करने में कैसा हर्ज। मालिक, वो तो आपका बड़प्पन है, आप जैसे देवता पुरुष ही ऐसी बातें कर सकते हैं। और महेश अपने काम में लग गया। अंदर से ये सब बातें सीमा ने सुनी और अर्जुन सिंह का दयालु रूप देखकर अंदर ही अंदर उनकी कृतज्ञ हो गई। अंधेरा हो चला, अर्जुन सिंह ने सब जगह दिए जला दिए। तभी महेश बोला, मालिक, लगता है आज भी महाराजिन खाना बनाने नहीं आएगी। इसका तो रोज रोज का है, इसे आप निकाल क्यों नहीं देते? जब देखो तब ज्यादा खाना बना लेती है और बांध कर भी ले जाती है और खाना भी इतना बेढंगा बनाती है, बिन माँ के बच्चे पर भी रहम नहीं है। अब मैं भी क्या करूं, उसे निकाल भी नहीं सकता। हमारे घर की बहुत पुरानी है, अब बूढ़ी भी तो हो चली है, इसीलिए ज्यादा काम भी नहीं कर पाती। अर्जुन सिंह बोले, बूढ़ी तो है, लेकिन मालिक मुंह कितना चलाती है, एक रोटी भी ज्यादा मांग लो तो खिसिया उठती है। महेश गुस्से से बोला। अर्जुन सिंह बोले, लगता है महेश काका अब महाराजी नहीं आएगी, मैं ही रसोई संभालता हूँ। ऐसा ना हो कि सोनू भूखा ही सो जाए और वो मेहमान भी तो भूखी होगी। कौन मेहमान? घर में कोई आया है? आपने मुझे बताया नहीं। आपकी कोई रिश्तेदार आई है? महेश ने हैरत से पूछा। नहीं महेश काका, ऐसी कोई बात नहीं है। आज नदी के किनारे बेहोशी की हालत में सोनू को एक लड़की मिली और वो उसे अपनी माँ समझ बैठा और उसे वो घर ले आया। अब नन्हे से बच्चे का दिल मैं नहीं दुखा सका, मना भी नहीं कर सका। महेश बोला, कुछ पता किया उसके बारे में कि ऐसे ही किसी अनजान को घर में घुसा लिया? पूछा था उससे मैंने, अनाथ है बेचारी। अर्जुन सिंह बोले। उसने कहा और आपने मान भी लिया। मालिक, आजकल की दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब क्या करूं, बच्चे की जिद के आगे मेरी नहीं चली और मुझे लड़की भी भली लगी, शायद वो सच बोल रही थी। ठीक है मालिक, आप जैसा ठीक समझे। अच्छा महेश काका, ये बातें हम बाद में करते हैं, बोलिए क्या खाएंगे आज? मैं ही लगता हूँ रसोई में। अर्जुन सिंह बोले। मालिक, आप जो भी प्यार से पकाएंगे मैं खा लूँगा। आपने काम दिया, अपने घर में आसरा दिया, बहू बेटे ने तो घर से निकाल दिया था। आप ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। महेश बोला। अच्छा चलो, अब रसोई में जाकर देखता हूँ कि क्या क्या सब्जी है। और ऐसा कहकर अर्जुन सिंह रसोई की ओर चल पड़े। तभी सोनू बोला, बाबा, आपको रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने और माँ ने सुना कि आप बाहर महेश काका से कह रहे थे कि आज महाराजिन नहीं आएगी, इसीलिए माँ ने पहले ही चूल्हा जलाकर दाल चढ़ा दी है और घर में सिर्फ आलू पड़े थे तो माँ बोली कि आलू बना देगी, इतना ठीक है ना कि और कुछ? अर्जुन सिंह बोले, तेरी माँ को कष्ट होगा, मैं ही खाना बना देता हूँ। तभी सीमा आकर बोली, तकलीफ किस बात की? वैसे भी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं सब कर दूंगी। आप जब तक सोनू के साथ खेलिए। तभी सोनू बाहर महेश काका के पास जाकर बोला, पता है काका, आज का खाना मेरी माँ बना रही है। अब मैं माँ के पास जाता हूँ, क्या पता उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। इतना कहकर सोनू अंदर चला गया। सोनू को पहली बार इतना खुश देखकर महेश काका को बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर के बाद सीमा ने खाना तैयार कर लिया। सीमा ने सोनू को आवाज दी, बेटा
अपने बाबा और महेश काका से बोलो कि खाना तैयार है। अर्जुन सिंह ने सुना तो सोनू से बोले, देख तेरी माँ खाने के लिए बुला रही है, पहले मैं महेश काका की थाली लगवा कर दे आता हूँ। दिन भर से काम कर रहे हैं, बेचारे भूखे हो गए होंगे। अर्जुन सिंह सकुचाते से रसोई में पहुंचे। देखा तो 3 थालियां लगी हुई थी। उन्होंने सीमा से कहा, माफ कीजिए, तकलीफ हुई आपको? सीमा बोली, तकलीफ किस बात की? मुझे रसोई का काम करना अच्छा लगता है, और फिर बच्चा भूखा ही सो जाता तो ना आपको अच्छा लगता और ना मुझे। अर्जुन सिंह बोले, ठीक कहा आपने, मैं एक थाली महेश काका को देकर आता हूँ। और काका को थाली देकर अर्जुन खुद खाने बैठे, साथ में सोनू भी। बाहर से महेश काका की आवाज आई, खाना बहुत अच्छा बना है बिटिया। अर्जुन सिंह ने महेश काका की आवाज सुनी तो बोले, खाना वाकई में बहुत अच्छा बना है। सोनू बोला, खाना क्यों अच्छा नहीं होगा, मेरी माँ ने जो बनाया है। सब खुश होकर खाना खा रहे थे। तभी, जीती रहो बिटिया, तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा का वास है। आत्मा तृप्त हो गई आज का खाना खाकर। और उस दिन इसी तरह सारा दिन व्यतीत हो गया। सुबह हुई। सीमा को तो आदत थी जल्दी उठने की। सीमा की आंख तो खुल गई थी, लेकिन अभी भी वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। पराए घर में कौन सा काम कब होता है, इसका उसे पता भी तो नहीं था। इसीलिए खुद से काम भी शुरू नहीं कर सकती थी। जैसे ही उसने करवट लेनी चाही, उसने देखा कि सोनू ने उसका पल्लू अपने हाथ से बांध रखा था। सोनू का अपने प्रति प्यार देखकर उसका मन ममता से भर उठा और उसने उसके माथे को चूम लिया और फिर सोनू का सिर सहलाने लगी। सोनू नींद में बड़बड़ाते हुए बोला, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। बोलो माँ, अब छोड़कर तो नहीं जाओगी? सीमा ने सोनू को प्यार से गले लगाते हुए कहा, नहीं जाऊंगी मेरे लल्ला, कभी नहीं जाऊंगी मेरे बेटा। तभी उसे बाड़े में से कुछ शोर सुना। शायद महेश काका जाग गए थे और नल से पानी निकाल रहे थे। जिन्होंने सारे जानवरों को दाना पानी डाला, गाय का गोबर उठाया, गौशाला की सफाई की, गाय का दूध धोकर बछड़े को माँ के पास खड़ा कर दिया और फिर नल से पानी निकालकर स्नान किया। फिर उन्होंने आवाज दी, मालिक, मंदिर होकर आता हूँ। ठीक है महेश काका। अर्जुन सिंह जल्दी से उठे और चूल्हा जलाकर दूध चढ़ाया। दूध गर्म होने के बाद उन्होंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और उसमें बेसन का हलवा बनाने लगे। तब तक उर्मिला भी आज आ पहुंची थी और उसने सारे घर में झाड़ू लगाई, फिर बर्तन मांजने बैठी। तभी सीमा भी उठकर आई और अर्जुन सिंह से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हलवा बना रहा हूँ। महेश काका मंदिर से आ ही रहे होंगे, फिर खेतों में निकल जाएंगे और अभी तक महाराजिन भी नहीं आई है, तो मैं उन्हें ऐसे खाली पेट कैसे जाने दे सकता हूँ? तो आपने मुझे कह दिया होता। सीमा बोली, कोई बात नहीं, हलवा बस बन ही गया है, आप जाकर स्नान करके नाश्ता कर लीजिए। जी ठीक है। अर्जुन सिंह, और सुनिए, ये लीजिए संदूक की चाबी। अर्जुन सिंह, अरे सोनू की माँ की साड़ियाँ और गहने सब उसी संदूक में है, जो भी साड़ी आपको चाहिए निकाल लीजिए। और हाँ, इस संदूक की चाबी अब आप अपने पास ही रखिए। और सीमा ने संदूक की चाबी ले ली, फिर एक साड़ी खुद के लिए निकालकर स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद उसने सूर्य देवता को जल चढ़ाया, फिर घर के मंदिर में दिया जलाकर आरती की, फिर सबको प्रसाद बांटा। उर्मिला ये सब देखकर बोली, मालिक, आज घर में रौनक लग रही है। घरनी से ही तो घर होता है, बिना औरत के घर में रौनक नहीं रहती। सीमा खाना बनाने लगी। तभी उर्मिला बोली, नहीं बिटिया, तुम ये सब ना करो, ये काम हमारा है, हम करे देते हैं। वैसे इसका बनाओगी क्या बिटिया? सोनू बोल रहा था कि उसे आलू के पराठे बहुत पसंद है, सोच रही थी कि उसके लिए बना दूं। सीमा बोली, अच्छी बात है बिटिया, सोनू को पहली बार इतना खुश देख रहे हैं।
तब तक सोनू भी जाग चुका था। सीमा बोली, जाओ बेटा, जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना है। अच्छा माँ, बस थोड़ी देर में आया। और सोनू तैयार होने चला गया। सीमा ने जल्दी से आलू के पराठे बनाए। काका भी मंदिर से लौट आए। इधर सीमा गर्मा गर्म पराठे सेक रही थी और उधर सब आनंद उठा रहे थे। बस सब खा ही चुके थे और सीमा ने अपने परोसने के लिए थाली उठा ही थी कि तभी इतने में बूढ़ी महाराजिन सुखदेई आ पहुंची। अंदर आते ही सबको खाते हुए देखकर बोली, ये क्या मालिक, दूसरी महाराजिन रख ली है। और इतना कहकर दनदनाते हुए अंदर पहुंची। कौन है री तू, और तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी गैर हाजिरी में तू मीठी मीठी बातें करके इस घर में घुस गई। तूने क्या समझा सीधे साधे मालिक को बेवकूफ बना लेगी। तो मुझे जानती नहीं, तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी, मेरा काम छीनेगी, मेरे पेट पर लात मारेगी। करम जली, जहाँ से आई है वहीं लौट जा, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सीमा ने इतना सुना तो सक पका गई और बस उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सोनू ने इतना सुना और गुस्से से बोल पड़ा, ओ सुखदेई दादी, ये मेरी माँ है और तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम तो मुझे दूध में पानी मिलाकर देती थी और सारा दूध खुद पी जाती थी और मेरी दाल में भी घी नहीं डालती थी। उर्मिला बोली, सुखदेई काकी तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही है, नहीं तो ये जो तुम्हारी काली जुबान है और काला दिल है ना, तुम्हारे विनाश का वही कारण है। तभी सुखदेई गुस्से से उर्मिला से बोली, मैं तेरी जैसी नहीं हूँ कि तेरा पति मर गया तो देवर से बिहा रचा लिया, तुझे कोई लिहाज है कि नहीं। तभी महेश काका बोल पड़े, अरे सुखदेई, काहे लोगों की खुशियों में नजर लगा रही है। अगर कोई किसी के मिल जाने से खुश है तो तुझे क्यों परेशानी हो रही है। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबको अपने हिसाब से रहने दे। कैसी बातें कर रही है महेश, कोई मेरे पेट पर लात मारे, कोई मेरी नौकरी छीने और मैं कुछ ना कहूँ। सुखदेई गुस्से से चीख पड़ी। तभी महेश काका फिर से बोले, इस बिटिया ने कोई तेरा काम नहीं छीना है, ये इस बच्चे को बेहोशी की हालत में मिली थी, ये मासूम इसे अपनी माँ समझ बैठा। ये भली चलाई, किसी भी अनजान को अर्जुन सिंह अपने घर में बीवी बनाकर ले आए और गांव वालों को पता ही नहीं। सुखदेई इतराकर हाथ मटकाते हुए बोली। जब अर्जुन सिंह से ना रहा गया, सीमा पर घटिया इल्जाम लगते ही बोल पड़े, काकी अभी तक मैं सब बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब तुम किसी पर बेवजह लांछन लगाओगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अभी इसी समय निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद अपनी मनु शकल मत दिखाना। तुम्हारा जितना भी पैसा बनता है तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। सुखदेई काकी बोली, हाँ हाँ जाती हूँ। धौंस किसको दिखा रहे हो, सारे गांव को तुम्हारी करतूतें बताऊंगी कि पता नहीं किस औरत को तुमने अपने घर में रख रखा है। तभी सोनू बोल पड़ा, वो मेरी माँ है, मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो दादी, बड़ा आया माँ वाला, ना जाने किसे उठाकर ले आया है, अभी गांव वालों को बताती हूँ। और इतना कहकर सुखदेई वहां से चली गई। इधर सीमा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सोच रही थी कि कैसी फूटी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ। उसने नाश्ता भी नहीं किया और कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी उर्मिला अर्जुन सिंह से बोली, मालिक सोनू के हाथों खाना भेजिए ना, तो बिटिया खा लेगी। अर्जुन सिंह ने थाली लगाकर सोनू के हाथों भिजवा दी और सोनू से बोले, जाओ माँ को खाना खिला दो। सोनू थाली लेकर पहुंचा और सीमा से बोला, माँ खाना खा लो, भूख नहीं है। मुझे पता है माँ, तुम्हें भूख तो है, लेकिन तुम खाना नहीं चाहती। तुम्हें दादी की बात का बुरा लगा है, लेकिन पता है माँ, वो बहुत बुरी है। वो तो सबको ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। लो मेरे हाथ से खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, सीमा ने फिर से कहा। लेकिन इस बार सोनू ने निवाला सीमा के मुंह में डाल दिया और बोला, चुपचाप खा लो, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। और सीमा ने नाश्ता खाना शुरू कर दिया।
सोनू के हाथ से सीमा ने नाश्ता खा लिया। ये सब अर्जुन सिंह पर्दे के पीछे से देख रहे थे। सोनू का सीमा के प्रति इतना गहरा प्रेम देखकर अर्जुन सिंह की आंखें भर आई और उन्होंने सोचा, ये तो इसकी सगी माँ भी नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच अटूट प्रेम है। काश ये माँ बेटे एक दूसरे से कभी अलग ना हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सीमा को तो कभी ना कभी इस घर से जाना पड़ेगा। ये तो हमारे घर की सदस्य भी नहीं है, पता नहीं कौन है। और अगर कभी कोई इसको ढूंढते हुए यहाँ आ गया तो सीमा को तो वापस जाना ही पड़ेगा। फिर सोनू का क्या होगा? वो बेचारा तो माँ के लिए पहले से ही तरस रहा है, और अगर सीमा भी चली गई तो बेचारे का ना जाने क्या हाल होगा। लेकिन अभी तो दोनों एक दूसरे को पाकर खुश हैं, बाद का देखा जाएगा। अर्जुन सिंह खुद को दिलासा देकर बाहर आ गए। तभी रूही दौड़ती हुई आई। सोनू, सोनू कहाँ हो तुम? देखो मैं अपनी नानी के घर से वापस आ गई। सोनू भी रूही की आवाज़ सुनकर बाहर आकर बोला, तुम आ गई रूही, चलो मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या हुआ सोनू, ऐसा क्या दिखाना चाहती हो मुझे? बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अच्छा बाबा, लो कर ली आंखें बंद। सोनू रूही को सीमा के पास ले जाकर बोला, रूही अब आंखें खोलो। रूही ने जैसे ही आंखें खोली, सीमा को सामने देखकर हैरानी से पूछा, सोनू ये कौन है? पहचानो तो भला, ये कौन है? सोनू बोला। नहीं पहचाना, अब बताओ भी कि ये कौन है? अरे पगली, ये मेरी माँ है, पता है। नदी के किनारे पड़ी थी बेचारी, फिर डॉक्टर ने इलाज किया और ठीक होने पर मैं इन्हें अपने घर ले आया। है ना सुंदर मेरी माँ, और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा तो ये है तेरी माँ? सच में बहुत सुंदर है, रूही बोली। फिर रूही बोली, मैं अपनी माँ को बता कर आती हूँ कि सोनू की माँ वापस आ गई है भगवान के घर से। और इतना कहकर रूही वापस अपने घर चली गई। तभी अर्जुन सिंह ने सोनू से कहा, बेटा रूही से क्यों कहा कि ये तुम्हारी माँ है? अब वह अपनी माँ से बता देगी, और महाराजिन काकी का उसकी माँ के साथ उठना बैठना है। पता नहीं क्या लगाई बुझाई करे, क्या क्या बोले तेरी माँ के बारे में। सोनू बोला, महाराजिन दादी सच में मेरी माँ को बुरी कहेगी। अर्जुन सिंह बोले, पता नहीं बेटा, लेकिन सुखदेई काकी हमसे गुस्सा होकर गई है, इसीलिए कुछ ठिकाना नहीं है। सोनू बोला, लेकिन बाबा अब क्या करे? चिंता मत करो बेटा, जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन सिंह बोले। रूही अपने साथ अपनी माँ को सीमा से मिलाने ले आई। देखो माँ, देखो देखो, ये रही सोनू की माँ। सोनू कह रहा था, नदी के किनारे बेहोश पड़ी थी। सोनू ने डॉक्टर से उनका इलाज कराया और फिर अपने घर ले आया। रूही अपनी माँ कल्याणी से सब एक ही सांस में कह गई। अब कल्याणी और रूही सीमा के सामने थे। कल्याणी बोली, सच में तुम सोनू की माँ हो? सीमा बोली, नहीं बहन, मैं तो एक अनाथ बेसहारा हूँ। मेरे माँ बाप तो बचपन में गुजर गए थे। चाचा चाची ने सहारा दिया, फिर शादी हुई। पति पुलिस में थे, वो शहीद हो गए, और अब ना चाचा चाची रहे और ना ससुराल में कोई है। इसीलिए नदी में कूदकर जान देना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भाग्य यहाँ मुझे सोनू से मिला देगा। वर्षों से ममता के लिए तरस रहा है। अगर मैं उसको वो ममता दे सकूं तो इसमें क्या बुराई है? इतने कम समय में ही इससे इतना लगाव हो गया कि ऐसा लगता है कि ये मेरा सगा बेटा है। अच्छा हुआ बहन, मैं बहुत खुश हूँ। सोनू के लिए अनाथ को माँ मिल गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अभी मैं जाती हूँ, बाद में फुर्सत से बात करती हूँ। अभी माँ के घर से आई हूँ तो बहुत सा काम पड़ा है। और इतना कहकर कल्याणी चली गई। सोनू और रूही आपस में खेलने लगे। तभी गांव के 2-4 बुजुर्ग लोग अर्जुन सिंह के घर पहुंचे और उनमें से एक ने आवाज लगाई, अर्जुन सिंह जरा बाहर तो आइए। आवाज सुनकर अर्जुन सिंह ने बाहर आकर पूछा, अरे आप लोग, कहिए क्या बात है? उनमें से एक ने कहा
की बात तो है, लेकिन वो आपसे संबंधित है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं और कैसे कहूं। आप हमारे गांव के शरीफ इंसानों में गिने जाते हैं। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अर्जुन सिंह बोले, ऐसा क्या हुआ? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप लोग ऐसा कह रहे हैं? उनमें से एक ने कहा कि आपकी महाराजिन ने गांव भर में खबर फैला दी है कि पता नहीं आपके घर कौन लड़की रह रही है और आप उसे सोनू की मां कह रहे हैं। बिन ब्याह के किसी भी लड़की को अपने घर में रखना उचित नहीं है और आप जैसे सम्मानीय व्यक्ति को ये सब शोभा भी नहीं देता। हम सब गांव वाले तो आपसे कब से कह रहे थे कि आप सोनू के लिए दूसरा ब्याह कर लीजिए, लेकिन आप राजी ही नहीं हुए। आप बोले कि सौतेली मां ना जाने कैसा व्यवहार करे सोनू के साथ, लेकिन अब इस लड़की का आपके घर में रहना सबको खल रहा है और फिर सबके घरों में बहू बेटियां हैं। आप ऐसा करेंगे तो समाज पर क्या असर पड़ेगा? अर्जुन सिंह बोले, अच्छा तो आपकी ये समस्या है, मैं जल्दी इसका कुछ समाधान करता हूँ। आप लोग अभी निश्चिंत होकर जाइए। आप लोग तब तक कुछ जलपान ग्रहण कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन उनमें से एक ने कहा, नहीं अर्जुन साहब, जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम आपके घर का जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। अब अर्जुन सिंह का मन ग्लानि से भर गया। बहुत ही कष्ट हुआ उनके मन को। वो उस समय खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। अर्जुन सिंह ने सबको हाथ जोड़कर राम राम की और क्षमा मांगकर विदा दिया। अर्जुन सिंह लेकिन बहुत ही विकट समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे सीमा से जाने के लिए कैसे कहे, और अगर कह भी दे तो सोनू का क्या होगा। उन्हें अब संतान मोह सता रहा था, जो कि बहुत ही कष्टदायक होता है, और अब वो उसका समाधान ढूंढने लगे। अर्जुन सिंह गहरी सोच में थे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। तभी महेश काका दोपहर के खाने के लिए खेतों से लौटे। उन्होंने अर्जुन सिंह को ऐसी चिंतित अवस्था में देखकर पूछा, क्या हुआ मालिक, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? किस सोच में हैं आप? ऐसी कौन सी चिंता आपको सता रही है? इससे पहले तो आपको मैंने कभी इस तरह नहीं देखा। क्या बताऊं महेश काका, बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। अर्जुन सिंह ने जवाब दिया, ऐसा क्या हुआ मालिक, ऐसी क्या समस्या हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं सुखदेव महाराज जी ने कोई लगाई बुझाई की है? महेश काका बोले, हाँ महेश काका, अभी थोड़ी देर पहले गांव के कुछ बुजुर्ग आए थे। उन लोगों ने कहा कि वो मेरे घर का जल भी ग्रहण नहीं करना चाहते जब तक कि सीमा मेरे घर से चली नहीं जाती। अर्जुन सिंह दुखी होकर बोले, दुनिया का क्या है मालिक, अपने स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं। आप चिंता मत कीजिए, बस ये बताइए उन लोगों की बातें कहीं सीमा बिटिया ने तो नहीं सुनी? महेश काका ने अर्जुन सिंह से पूछा। दुनिया का क्या है मालिक, अपने स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं। आप चिंता मत कीजिए, बस ये बताइए उन लोगों की बातें कहीं सीमा बिटिया ने तो नहीं सुनी? महेश काका ने अर्जुन सिंह से पूछा। नहीं काका, सीमा को सोनू और रूही नदी किनारे ले गए थे। इस विषय में सीमा को कुछ भी नहीं पता चला। बहुत ही अच्छा हुआ मालिक, सीमा बिटिया ये सब सुनती तो ना जाने उसके दिल पर क्या गुजरती। तभी सीमा के साथ सोनू और रूही नदी किनारे से वापस आ गए। घर में फिर से चहल पहल मच गई। तभी महेश काका बोले, बिटिया खाना बन गया क्या? हाँ काका, मैं सब तैयार करके गई थी, अभी सबके लिए खाना परोसती हूँ। तभी सीमा ने कहा, चलो बच्चों हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खाना खाते हैं। रूही बोली, लेकिन सोनू की माँ, मैं अब घर जाऊंगी, बहुत देर हो गई, माँ इंतजार कर रही होगी। तभी रूही की माँ कल्याणी भी रूही को बुलाने आ गई। सीमा बोली, चलो कल्याणी बहन, तुम भी खाना खा लो। नहीं बहन, फिर कभी, अभी तो मैं रूही को लेने आई थी। लेकिन बहन, कल शाम को तुमने बातों ही बातों में बताया था कि तुम्हें दही वाली तली मिर्च बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें बनाना नहीं आता। आज बनाई है, जरा चख लेती तो मुझे अच्छा लगता। सीमा बोली, और क्या क्या बनाया है तुमने? कल्याणी ने पूछा। बस ज्यादा नहीं, छोले, हरी धनिया की चटनी,
बैंगन का भरता, तली मिर्च और बाजरे की रोटी, साथ में छाछ। सीमा ने जवाब दिया। क्या बहन, इतना कुछ बना लिया और कह रही हो कुछ ज्यादा नहीं? ऐसा करो, मुझे दही वाली तली मिर्च दे दो, बाद में फिर कभी तुम्हारे हाथों का खाना चखूंगी। कल्याणी बोली। ठीक है, अभी लाई। इतना कहकर सीमा ने अंदर से तली मिर्च लाकर कल्याणी को दे दी और कल्याणी तली मिर्च लेकर रूही के साथ घर चली गई। सबने दोपहर का खाना खाया और फिर सब अपने काम में लग गए। शाम होने को थी। उर्मिला शाम के बर्तन मांजने आ चुकी थी। महेश काका जानवरों को दाना पानी डाल रहे थे। तभी सामने कल्याणी के घर में सुखदेई आई और आते ही कल्याणी से बोली, कैसी हो कल्याणी बहू, कब लौटी पीहर से? ठीक हूँ काकी, अभी कल सुबह ही तो लौटी हूँ। आ तो गई हो, लेकिन कुछ पता है अपने पड़ोसियों के बारे में? क्या हुआ काकी, सब ठीक ही तो है। बेचारे सोनू को माँ मिल गई। कब से ममता के लिए तरस रहा था बेचारा, अब देखो तो कितना खुश है। और सीमा भी तो इस पे अपनी जान न्यौछावर करती है। किसी की नजर ना लगे माँ बेटे के प्यार को। काहे का माँ बेटे का प्यार, अर्जुन सिंह की नजरों में खोट आ गया है। तुमने देखा नहीं, अर्जुन साहब से उम्र में कितनी छोटी है सीमा। 10 साल का फर्क होगा दोनों की उम्र में। जवान लड़की देखी नहीं कि अपनी सारी मान मर्यादा भूल गए। तुम्हारी भी तो बेटी है, उस घर में जाती है, कल को उसके ऊपर इन सब बातों का क्या फर्क पड़ेगा? अभी तुम्हें जिंदगी का तजुर्बा नहीं है, इसीलिए तुम इन बातों को हल्के में ले रही हो। तुम ही सोच कर देखो भला, कोई भी अनजानी पराई लड़की अर्जुन सिंह के घर में आ जाती है और उसे सोनू की माँ की पदवी दे दी जाती है, ऐसा कहीं होता है भला? समाज कुछ भी नहीं होता, समाज की रजामंदी कुछ भी मायने नहीं रखती। और उस लड़की को क्या है, उसके ना आगे कोई ना पीछे। उसके प्रतिष्ठा पर नहीं, अर्जुन सिंह की प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है। बिन ब्याह के कोई भी लड़की किसी गैर मर्द के यहाँ कैसे रह सकती है? समाज थू थू कर रहा है अर्जुन सिंह पर। सुखदेई इतना सब एक साथ बोल गई। लेकिन काकी, लड़की तो भली है, किसने देखा है? ऐसे भोले लोग दुनिया में बहुत मिलते हैं और मतलब पूरा होने पर चलते बनते हैं। नहीं काकी, सीमा तो ऐसी नहीं दिखती। शुरू में सब सीधे ही दिखते हैं कल्याणी बहू। अब मुझे क्या लेना देना, तुम्हारे पड़ोसी है, तुम्हारा व्यवहार तुम जानो। मैं तो चली अपने घर। और इतना कहकर सुखदेई आग में घी डालकर चली गई। तभी रूही बोली, माँ, मैं सोनू के घर खेलने जा रही हूँ। नहीं, अभी तू कहीं किसी के घर खेलने नहीं जाएगी। कल्याणी बोली, लेकिन क्यों माँ? मैंने कहा ना कि तू सोनू के घर नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगी। कल्याणी गुस्से से बोली और फिर रूही का हाथ पकड़कर कल्याणी घर के अंदर ले गई। ये सब उर्मिला ने देख लिया और अंदर जाकर अर्जुन सिंह से कह सुनाया। अर्जुन सिंह पहले से ही परेशान थे, अब और भी परेशान हो गए। अर्जुन सिंह ने रात्रि का भोजन भी ठीक से नहीं किया और रात भर चिंता से सो भी ना सके। दूसरे दिन जैसे ही सीमा बाहर निकली, कल्याणी दरवाजा बंद करके फौरन अंदर चली गई। सीमा को कल्याणी का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वो मन महसूस कर रह गई। सीमा का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। दोपहर होने को थी। तभी सुखदेवी गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के साथ अर्जुन सिंह के घर के बाहर आ पहुंची। उनमें से एक बुजुर्ग बोले, तो मुखिया जी, आपने क्या फैसला किया? अर्जुन सिंह जी बोले, सोनू बहुत ही स्नेह रखता है उस लड़की से, उसे माँ मानता है और वो भी पूरी की पूरी ममता उस पर लुटाती है। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अर्जुन सिंह, बिना ब्याह के कोई भी लड़की ऐसे कैसे आपके घर रह सकती है? समाज में रहकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनमें से दूसरे बुजुर्ग ने कहा। तभी सुखदेवी बोली, बुलाइए उसे बाहर, हम लोग बात करते हैं। तभी महेश काका भी खेतों से आ पहुंचे और उर्मिला पहले से मौजूद थी। महेश काका बोले, मैं बुलाता हूँ सीमा बिटिया को।
महेश काका ने सीमा को आवाज दी, सीमा बिटिया जरा बाहर तो आना। डरी सहमी सी सीमा सर पर पल्लू किए हुए बाहर आई। महेश काका ने सबके सामने पूछा, क्या तुम बच्चे से सचमुच प्यार करती हो? सीमा ने अपनी गर्दन नीचे किए हुए हाँ में अपना सर हिलाया। तभी सुखदेवी बोल पड़ी, तो क्या किसी भी राह चलती औरत को सोनू की मां बनाकर इस घर में ले आओगे? पता नहीं कहाँ से आई है, कौन है। ऐसी बहुत सी बाजारू औरतें ऐसे ही घूमती रहती है। अपना मतलब पूरा होने पर पता नहीं कब बच्चे और अर्जुन सिंह का गला काट कर चलती बने। अब अर्जुन सिंह के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। वो सबके सामने चीख कर बोले, बस 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 भी करिए आप सब। एक मासूम विधवा पर कोई भी झूठे लाक्षण लगाई दे रहा है। वो मेरे बच्चे की माँ है। अरे सालों बाद मैंने अपने बेटे को इतना खुश देखा है। आप लोगों को रिश्ते से ही मतलब है तो ठीक है। और इतना कहकर अर्जुन सिंह अंदर गए और फिर गुस्से से तमतमाते हुए बाहर आकर मुट्ठी भर सिंदूर सीमा की मांग में भर दिया और बोले, लो अब आज से ये मेरी बिहाता। अब तो आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। अब हो गई सबको तसल्ली। यही चाहते थे ना आप लोग। अब कृपा करके आप लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाए। अभी मैं ना तो कुछ सुनने और ना ही कुछ कहने के लायक नहीं हूँ। खुद को व्यवस्थित करना चाहता हूँ। और इतना सुनकर सब चले गए और उन सबके चले जाने के बाद पता नहीं सीमा को क्या हुआ। ऐसे ही खड़े खड़े गिरकर बेहोश हो गई। उर्मिला भाग कर आई सीमा को उठाने के लिए। अर्जुन सिंह भागकर अंदर से ठंडा पानी लेकर आए। उर्मिला ने पानी सीमा के चेहरे पर छिड़का। पानी पड़ते ही सीमा को होश आ गया। होश आते ही सीमा उर्मिला से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ये सब क्या हो गया? इसकी आशा नहीं थी मुझे। मैं तो बस बच्चे के साथ रहना चाहती थी। उसके साथ रहकर मैं अपने सारे दुख भूल गई थी। लेकिन ये सब तो जो हुआ, पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। उर्मिला बोली, चुप हो जाओ बिटिया। अब रोने से कुछ होने वाला ना है। ये समाज है बिटिया, यहाँ लोग चैन से जीने नहीं देते। अगर अर्जुन सिंह तुम्हारी मांग नहीं भरते तो ये लोग और न जाने कौन कौन से लांछन लगाते तुम पर। शायद यही नियति थी और यही उस ऊपर वाले की मर्जी थी। लेकिन इन सब में मेरा क्या दोष? मैं तो सिर्फ सोनू की माँ बनना चाहती थी, लेकिन मुझे तो जबरदस्ती किसी की पत्नी बना दिया गया। ये कैसी नियति है? ये नियति है या मेरा फूटा भाग्य? सीमा गुस्से से चीख पड़ी। सीमा गुस्से से उठी और नल से एक बाल्टी निकालकर अपने ऊपर उड़ेल कर बोली, काकी नहीं बनना मुझे किसी की पत्नी। लो धुल गया सिंदूर। मैं किसी की बिहाता नहीं हूँ और अब मैं इस घर में भी नहीं रहूंगी। कल ही अपने घर लौट जाऊंगी। क्या हुआ जो कोई सदस्य नहीं है मेरे घर में? कम से कम घर तो है, वहां कम से कम कोई मुझ पर लांछन तो नहीं लगाएगा। काकी बोली, चलो बिटिया पहले तुम अंदर चलकर अपने कपड़े बदल लो। अभी तुम्हारा मन अच्छा नहीं है। अभी तुम गुस्से में हो इसीलिए ऐसा कह रही हो। बाद में ठंडे दिमाग से सोचना। शाम का समय है, धीरे धीरे अंधेरा भी गहरा रहा है। लेकिन अर्जुन सिंह के घर में रोज की तरह चहल पहल नहीं है। आज तो ना अभी तक घर में रोशनी हुई है और ना रसोई में चूल्हा जला है। महेश काका भी अपना काम कर रहे हैं। उधर सोनू बार बार सीमा से कह रहा है, क्या हुआ माँ, आज तुम बोल क्यों नहीं रही हो और इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हो? चलो ना, मुझे भूख लगी है, खाना बना दो ना। सोनू की बात सुनकर अर्जुन सिंह बोले, बेटा सोनू इधर तो आना। क्या हुआ बाबा, आपने मुझे क्यों बुलाया? कुछ नहीं बेटा, आज तुम मेरे पास रहो। आज तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसे आराम करने दो, खाना मैं बनाई देता हूँ। ठीक है बाबा, मुझे पता नहीं था कि आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं उसे परेशान नहीं करूँगा। सोनू बोला, ठीक है मेरा प्यारा बेटा। अच्छा बोल तो क्या खाना बनाऊँ तेरे लिए? अर्जुन सिंह ने सोनू से पूछा। कुछ भी बना लो बाबा, मैं सब खा लूँगा। ठीक है, तू अब यहीं बैठ या बाहर महेश काका के पास खेल, लेकिन माँ के पास मत जाना। ठीक है बाबा, मैं बाहर हूँ। और सोनू बाहर जाकर बाड़ी में खेलने लगा। अर्जुन सिंह ने खाना बनाकर महेश काका को परोस दिया और सोनू को भी दे दिया। सोनू के खाना खा लेने के बाद
अर्जुन सिंह बोले, लो बेटा, अपनी माँ को भी खाना खिलाओ। ठीक है बाबा। और इतना कहकर सोनू थाली लेकर सीमा के पास पहुंचा। लो माँ, खाना खा लो। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू थाली ले जा। ठीक है। और इतना कहकर सोनू थाली लेकर अर्जुन सिंह के पास चला आया। अर्जुन बोले, सोनू, तू महेश काका के पास जा, मैं तेरी माँ को खाना खिला कर आता हूँ। और अर्जुन सिंह थाली लेकर सीमा के पास पहुँचे। माफ़ कीजिए, जो आज हुआ वो होना नहीं चाहिए था, वो सब क्रोधवश हुआ। मुझे पता है कि आज आपको मेरी वजह से बहुत कष्ट हुआ, लेकिन कृपया करके उसका गुस्सा आप खाने पर ना उतारे। क्रोधवश सीमा गुस्से में तमतमाते हुए बोली, ये आपने जानबूझकर किया है। आपके मन में बात आई भी कैसे कि मैं आपसे ब्याह कर सकती हूँ? मैं किसी की विधवा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुझ पर हक जताकर अपनी ब्याहता बना लेगा। मैं अपने पति से अब भी बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा उन्हीं से करती रहूँगी। और मैं कल ही आपका घर छोड़कर चली जाऊँगी। नहीं चाहिए आपकी खैरात। आपके घर में सर छुपाने की इतनी बड़ी कीमत मांग ली आपने। लज्जा नहीं आई आपको किसी विधवा की मजबूरी का फायदा उठाते हुए? कुछ तो रहम किया होता। यूं ही सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। क्या जवाब दूंगी मैं अपनी अंतरात्मा को? मुझे खुद से घृणा हो रही है। और ये खाना लेकर आप कौन सी सांत्वना देने आई है मुझे? जो आपको करना था वो तो आपने कर ही लिया। अभी इसी वक्त मेरे सामने से चले जाइए। मैं अभी अपने आपे में नहीं हूँ। और अर्जुन सिंह थाली लेकर वापस आ गए। उनकी आंखें भी भर आई थी, शायद 2 बूंद आंसू भी टपक गए, जो उन्होंने फौरन पोंछ लिए ताकि कोई देख न ले। उस रात अर्जुन सिंह भी खाना खाए बिना ही सो गए। दूसरे दिन सुबह का माहौल भी एकदम सुस्त सा था। उर्मिला ने अपना काम कर लिया और बोली, बिटिया हम जा रहे हैं। सीमा बोली, काकी मैं भी आज यहाँ से चली जाऊंगी। बिटिया एक बात कहे, अब तुम्हारा इस बच्चे के सिवा कोई नहीं है। वहां जाकर भी तुम क्या करोगी? पता है एक अकेली औरत को ये समाज जीने नहीं देता। पता है बिटिया, हमने अपनी जिंदगी अकेले कैसे गुजारी है ये हम ही जानते हैं। एक विधवा का कोई नहीं होता। और फिर तुम दिल से चाहो ना मानो, लेकिन समाज के सामने तो तुम अर्जुन सिंह की बिहाता हो। चांद सा बेटा मिल गया है तुम्हें। और अर्जुन सिंह भी दिल के बहुत अच्छे हैं। पूरा गांव उनकी इज्जत करता है। बस हमारे मन में जो बात थी वो हमने कह दी। आगे तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम जानो। चली जाओगी तो ठीक, और अगर नहीं जाओगी तो किसी अनाथ बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। अच्छा अब हम जाते हैं। और इतना कहकर उर्मिला चली गई। उर्मिला की बातें सुनकर सीमा सोच में पड़ गई कि क्या फैसला ले। सीमा सोच विचार में थी कि वो यहाँ से जाए या नहीं। तभी सोनू भागते हुए आया और बोला, माँ क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं मेरे लाला, मैं तुम्हें छोड़कर भला कैसे जा सकती हूँ? और तुमसे ऐसा किसने कहा? सीमा ने सोनू से पूछा। वो ना उर्मिला काकी कह रही थी। उर्मिला काकी तो कुछ भी कहती है। चल मैं स्नान करके आती हूँ, फिर नाश्ता भी तो बनाना है। और ऐसा कहकर सीमा चली गई। स्नान करके उसने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और तुलसी चौरे की पूजा की। तभी उसे रसोई से कुछ आवाज आती सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो अर्जुन सिंह नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन सिंह ने कहा, चलिए आप सब छोड़िए, नाश्ता मैं बनाती हूँ। आज बनाकर खिला देगी आप, लेकिन कल से तो मुझे ही बनाना है, इसीलिए आदत डाल रहा हूँ। कोई आज तो आप चली जाएगी। अर्जुन सिंह बोले, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अपने सोनू को छोड़कर। चलिए आप छोड़िए। और अर्जुन सिंह सब कुछ छोड़कर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर बाहर चले गए। आज घर में थोड़ी रौनक थी, क्योंकि सबके चेहरों पर मुस्कान थी। दोपहर होने को थी। तभी कल्याणी कुछ सामान लेकर सीमा के पास आई। सीमा बहन, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी और कुछ देने। हाँ बहन बोलो, क्या बात है? सीमा ने कल्याणी से पूछा। सुबह माता के मंदिर गई थी, वहां से ये लाल चूड़िया सिंदूर लाई हूँ। लाओ तुम्हारी मांग में डाल दूं, और ये लाल चूड़िया तुम्हारी कलाइयों में पहना देती हूँ।
ताकि अब से कोई तुम पर उंगली ना उठा पाए। कल्याणी ने सीमा से कहा, लेकिन बहन ये सब मेरे लिए क्यों? अभी कल के सदमे से मैं उबर नहीं पाई हूँ और आज तुम ये सब लेकर आ गई। सीमा दुखी होकर कल्याणी से बोली, लेकिन बहन ये सब करने से अगर तुम पर लोग उंगली उठाना बंद कर देते हैं तो क्या बुराई है? ये सब करने से समाज का मुंह बंद होता है तो क्या बुरा है? कल्याणी बोली। और कल्याणी सीमा की मांग में सिंदूर भरकर कलाइयों में लाल चूड़ियां पहनाकर चली गई। सीमा फौरन भागकर अंदर गई और आईने में खुद को देखने लगी। उसे आज फिर से अपनी मांग में सिंदूर भरा देखकर, कलाइयों में चूड़ियां देखकर अच्छा लगा। तभी दोपहर का खाना खाने महेश काका आ पहुंचे। उन्होंने सीमा को इस रूप में देखकर कहा, अच्छी लग रही हो बिटिया, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और सीमा अपनी पलकें नीचे करके लजाते हुए बोली, काका अभी खाना लेकर आती हूँ। महेश काका भी मनी मन मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया तुम्हारे लिए यही सही है, यहाँ तुम हमेशा खुश रहोगी। काश तुम्हारे मन में मालिक के लिए भी प्रेम पनप जाए। सीमा ने सबके लिए खाना परोसकर सबको बुलाया। अर्जुन सिंह खाना खाने रसोई में पहुंचे और सीमा का ऐसा रूप देखकर अंदर ही अंदर खुश हो गए। शाम को उर्मिला बर्तन मांजने आई और सीमा से पूछ बैठी, बिटिया तुम गई नहीं? ना जा पाई काकी, सोनू का मुंह देखकर रह गई। सीमा ने जवाब दिया, हम तो कहेंगे कि बिटिया तुम्हारे लिए यही सही है और आज मांग में सिंदूर भर अच्छी लग रही हो। हमेशा इसी तरह श्रृंगार में दिखो, हमारा आशीर्वाद है। उर्मिला काकी बोली। सीमा ने सुहागन की तरह रहना तो शुरू कर दिया था, लेकिन अर्जुन सिंह को वो अभी भी माफ नहीं कर पाई थी। अब सीमा को अर्जुन के घर में रहते हुए 2 महीने बीत गए थे। उसने बाड़े को हरा भरा बना दिया था, कई जगह फूलों के पौधे लगा दिए थे, कहीं पर गुलाब और गुलाब के पौधे। कुछ सब्जियां जो भी आता घर की शोभा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता और कहता, अर्जुन सिंह सही कहा गया, घर में बिना औरत के शोभा नहीं रहती। अर्जुन इतना सुनते और खुश हो जाते, लेकिन अपने लिए अब भी सीमा की नाराजगी देखकर उनका मन खिन्न हो जाता। वो जब कभी सीमा को दूर से निहारते रहते, लेकिन जैसे ही सीमा उनकी तरफ देखती तो नजरें दूसरी ओर फेर लेते। महेश काका और उर्मिला की पारखी नजरों से ये सब छुपा नहीं था और दोनों ही चाहते थे कि सीमा और अर्जुन एक हो जाए, उनके बीच की दूरियां मिट जाए। अगर भगवान ने दोनों को जोड़ा है तो बीच में काट क्यों रह जाए? ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। अर्जुन सीमा को पसंद करने लगे थे और करे भी क्यों ना पसंद। सीमा जैसी सुगढ़ गृहिणी ने उनके बच्चे और बिखरे हुए घर को जो संवार दिया था। सीमा के आने से अब उनका घर घर जैसा लगने लगा था, लेकिन सीमा अर्जुन सिंह के मन के भाव को समझकर भी अनदेखा कर रही थी। वो अर्जुन सिंह को मन से क्षमा नहीं कर पा रही थी, लेकिन कभी कभी सोचती भी थी कि अर्जुन सिंह ने इतना बड़ा भी अपराध नहीं किया है जो क्षमा ना किया जा सके। उस समय उनके पास भी तो इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। ऐसा तो नहीं कि मैं उनसे बेवजह नाराज हूँ, बस ऐसे दोनों के मन में उलझने भरे भाव थे, लेकिन एक दूसरे से दोनों व्यक्त करने में असमर्थ थे। तभी एक रोज अर्जुन सिंह के एक दोस्त के घर में शादी का न्योता आया। अर्जुन सिंह के दोस्त की बहन की शादी थी। दोनों दोस्त बचपन के से दोस्त थे और साथ में पढ़े भी थे। न्योता मिलते ही अर्जुन सिंह ने सीमा से कहा कि सुनिए। सीमा थोड़ा ऐंठ कर बोली, जी कहिए, मेरे पास समय नहीं है। वो मैं ये कह रहा था कि मेरे दोस्त की बहन की शादी है और हमें अवश्य ही आशीर्वाद देने जाना पड़ेगा, तो आप जरा तैयारी कर लेती और जो भी आपको खरीदना है तो कल्याणी भाभी के साथ जाकर ले आइए। ये रहे रुपये और बहन के लिए ब्याह में देने के लिए कोई तोहफा भी खरीद लीजिएगा और हो सके तो आज और कल में सारी तैयारी हो जाए, क्योंकि परसों हमें निकलना होगा। अर्जुन सिंह ने सीमा से कहा। सीमा फिर तुनक कर बोली, ठीक है, मैं सब कर लूंगी, लेकिन महेश काका का क्या होगा? उनके लिए खाना कौन बनाएगा? आप चिंता ना करो, मैं उनका कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा। और सीमा ने कल्याणी को बुलवा लिया। कल्याणी बहन, हम लोगों को एक शादी में जाना है, तो क्या आप मेरे साथ खरीदारी के लिए चल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है।
लेकिन बहन एक समस्या है, अगर मैं शादी में चली गई तो महेश काका के खाने का क्या होगा? सीमा बोली, बस इतनी सी बात, वो मैं सब देख लूंगी, तुम चिंता मत करो, जाने की तैयारी करो। कल्याणी बोली। कल्याणी और सीमा ने साथ मिलकर खरीदारी पूरी कर ली। जिस रोज सीमा को जाना था तो उर्मिला बोली, ठहरो बिटिया, हम कल्याणी बिटिया को बुलाकर लाते हैं, वो ही तुम्हें ठीक से तैयार करेगी। और कल्याणी आ पहुंची सीमा को तैयार करने। कल्याणी को आते हुए देखकर अर्जुन सिंह बोले, भाभी, उनसे कहिए कि जो संदूक में गहने रखे हैं वो भी पहन ले, मैं कहूँगा तो नहीं पहनेगी, लेकिन आप कहेगी तो आपकी बात मान लेगी। ठीक है भाई साहब, आप चिंता ना करें, मैं मना लूंगी, और कुछ भी कहना है तो कह दूं उनसे कि आपने कहा है। कल्याणी ने अर्जुन से ठिठोली करते हुए मुस्कुराकर कहा। अर्जुन सिंह अपने सर पर हाथ फेरते हुए शर्माते हुए बोले, कैसी बातें कर रही है भाभी? और इतना कहकर बाहर चले गए। कल्याणी ने सीमा को तैयार किया और खुद ही देखकर बोली, लाओ तो जरा काजल का टीका लगा दूं, कहीं नजर ना लग जाए। तभी सोनू और रूही भी आ पहुंचे। माँ, आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो, उर्मिला बोली। कसम से बिटिया, बहुत ही ज्यादा सुंदर खूबसूरत लग रही हो, भगवान करे तुम्हारा श्रृंगार ऐसे ही बना रहे। वाकई में सीमा का रूप आज देखने लायक था। तभी सोनू बाहर से अर्जुन सिंह का हाथ पकड़कर अंदर लाकर बोला, देखो ना बाबा, आज माँ कितनी सुंदर लग रही हैं। अर्जुन सिंह ने जैसे ही सीमा को देखा तो कुछ बोल ही नहीं पाए और बस एकटक सीमा को निहारते रह गए। सोनू फिर बोला, बोलो ना बाबा, माँ सुंदर लग रही है ना? अर्जुन ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। सोनू बोला, ऐसे नहीं बाबा, मुंह से बोलो कि सुंदर लग रही है। अरे हाँ, आज तेरी माँ बहुत सुंदर लग रही है। और इतना कहकर अर्जुन सिंह बाहर चले गए। उर्मिला और कल्याणी ने अर्जुन के भाव को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। कार में सामान रखा जा चुका था, बस सब निकलने ही वाले थे। बाहर आकर सीमा ने कल्याणी से कहा, अच्छा बहन, चलती हूँ, महेश काका का ख्याल रखना। और इतना कहकर सीमा कार में बैठ गई। कार चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। थोड़ी दूर चलने के बाद सोनू सीमा की गोदी पर सर रखकर सो गया था और अब सीमा की भी बार बार आंख झपक रही थी और सब अर्जुन सिंह देख रहे थे। फिर से एक बार सीमा की आंख झपकी, लेकिन इस बार अर्जुन सिंह ने अपने कंधे का सहारा देकर अर्जुन के सर को टिका लिया कि सीमा ठीक से सो जाए। और ऐसे ही सफर जारी रहा। थोड़ी देर बाद सीमा की आंख खुली। उसने देखा कि वो अर्जुन सिंह के कंधे से टिकी है, तो झटपट अपना सर उनके कंधे से हटाकर अर्जुन को घूर कर देखा। अर्जुन सिंह भी मुस्कुराकर दूसरी ओर देखने लगे। अब शाम भी होने वाली थी और रास्ता भी पार हो चुका था। मुश्किल से 2-3 कोस बचा था। तभी सीमा ने कहा, रोको रोको, कार रोको। अर्जुन सिंह ने पूछा, क्या हुआ? मैंने मोर देखा भी, मुझे उसे करीब से देखना है। अर्जुन सिंह सीमा की इस तरह की बचकानी हरकत देखकर हंस पड़े। अर्जुन सिंह का अपने ऊपर ऐसा हंसना देखकर सीमा चिढ़कर बोली, बढ़ाइए कार, अब मुझे कुछ नहीं देखना। अर्जुन सिंह बोले, नहीं नहीं, अब हम मोर देखकर ही जाएंगे। अरे चलिए, उतरिए कार से। और सब उतरकर मोरों के झुंड को देखने लगे। अंधेरा गहराने तक कार शादी वाले घर मेहमानों को लेकर जा पहुंची। दरवाजे पर पहुंचते ही सीमा ने अपना घूंघट थोड़ा लंबा कर लिया। अर्जुन सिंह अपने दोस्त अनुराग से गले मिले और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए और सीमा ने भी बड़ों के चरण स्पर्श किए। अरे मित्र, ये सब कब हुआ और हमें बताया भी नहीं? अनुराग बोले, बहुत लंबी कहानी है मित्र, आराम से बैठकर सुनाता हूँ। अर्जुन सिंह बोले। और कुछ महिलाएं सीमा को अपने साथ अंदर लेकर चली गई
और अर्जुन सिंह अपने मित्र अनुराग के साथ जा बैठे। अर्जुन सिंह ने जलपान ग्रहण करते करते सारी कहानी कह डाली। अनुराग बोले, अच्छा तो ये सब अचानक ही हो गया, लेकिन ये बताओ अब तो सब ठीक है ना? भाभी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया या नहीं? तुझसे प्रेम करने लगी है या नहीं? पता नहीं, अर्जुन सिंह ने उत्तर दिया। पता नहीं इसका क्या मतलब? हाँ या ना? अनुराग ने पूछा। हाँ मित्र, कुछ पता नहीं, अर्जुन सिंह ने उत्तर दिया। और तुम्हारी तरफ से? अनुराग ने फिर पूछा। वो भी पता नहीं, अभी पूरी तरह से उन पर निर्भर है सब कुछ। बस जिस दिन उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैं भी ना नहीं करूँगा। अर्जुन सिंह बोले, मतलब आपको कोई ऐतराज नहीं? आप शायद भाभी को पसंद करने लगे हैं। अनुराग बोले, और इसी दौरान इन्हीं दोनों का वार्तालाप जारी रहा। सीमा को महिलाएं भीतर ले गई। अनुराग की पत्नी बोली, आओ बहन, संकोच मत करो, भाई साहब ने दूसरा ब्याह भी कर लिया और हमें बुलाया भी नहीं। अनुराग की पत्नी सुनंदा ने सीमा को उल्हा न दिया। वो क्या है जीजी, सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को बुलाने का मौका नहीं मिला। सीमा अपनी सफाई में बोली। तभी अर्जुन सिंह जी के गांव आने वाले मेहमान, उनकी पत्नी सुलेखा बोली, क्यों क्यों झूठ बोलती हो बहन? अचानक से सब कैसे हो गया? मैं आप सबको सच्चाई बताती हूँ। हुआ यूं कि ये नदी किनारे बेहोशी में सोनू को मिली थी और सोनू इन्हें अपनी माँ समझकर घर ले आया। जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने अर्जुन सिंह पर उंगली उठाना शुरू कर दिया तो एक दिन अर्जुन सिंह ने गुस्से में आकर इनकी मांग भर दी। मर्दों का क्या है, और फिर अपने से 8-10 साल छोटी पत्नी मिले तो कोई भी मर्द शादी करने को राजी हो जाएगा। तभी सुनंदा बोली, कैसी बातें कर रही हो बहन? बिना बात के किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। जो भी हो, अब तो ये भाई साहब की ब्याहता है। कोई किसी को मजबूरी में ब्याहता बनाता है और कोई मजबूरी में ब्याहता बनाता है। अब ये तो वो ही जाने, भला मैं कैसे किसी के मन की जान सकती हूँ। रहने दीजिए सुलेखा बहन, यहाँ सब कविता को आशीर्वाद देने आए हैं। शादी अच्छे से निपट जाए बस। सुनंदा बोली, अरे भाई, मुझे क्या लेना देना दुनियादारी से? वो तो मैं गलत को गलत और सही को सही कह रही थी। और इतना कहकर सुलेखा वहां से चली गई। खड़े खड़े सीमा की बड़ी बड़ी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। फिर सुनंदा सीमा से बोली, चलो हटो बहन, तुम भी क्या फालतू की बातें लेकर अपना मन खराब कर रही हो? लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि तुम टेसुओ बाती रहोगी। चलो हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। बहुत भारी साड़ी पहन रखी है तुमने, इसमें काम भी तो नहीं करते बनेगा। जब कल बारात का समय हो तब फिर से इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। और इतना सुंदर चेहरा उदास अच्छा नहीं लगता, जरा मुस्कुराओ तो। और फिर सुनंदा की बात सुनकर सीमा मुस्कुरा दी। इसके बाद वो कपड़े बदलकर शादी के कामकाज में लग गई। खाना खाने के बाद पहले पुरुषों की और फिर बाद में महिलाओं की पंगत लगी। खाने के बाद सब फुर्सत थे। तभी सुनंदा सीमा से बोली, चलो बहन, बन्नी के हाथों में मेहंदी तो लगा दो। सीमा खुश होकर बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी सुनंदा की सास वहां आकर बोली, कैसी बातें कर रही हो सुनंदा? पता है ये पहले विधवा थी और दूसरी शादी में ना पंडित था और ना फेरे हुए थे। कैसी शादी और कैसी ब्याह था। मेरी बेटी की जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, इसीलिए उसके हाथों में ऐसी औरत के हाथों से मेहंदी नहीं लगनी चाहिए जो यूं ही किसी गैर मर्द के घर में रह रही हो। और मुझे इनके गांव की सुलेखा ने सब बता दिया है। तब सुनंदा बोली, ये सब बीती बातें हैं माँ जी, जो भी हो, लेकिन अब वो अर्जुन सिंह जी की पत्नी है। नहीं, ये सब मैं नहीं मानती। सुनंदा की सास बोली। ये सब सुनकर तब तक सोनू अर्जुन सिंह को अंदर लाकर बोला, बाबा, इन दादी ने माँ के बारे में कुछ कहा। और माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी सुनंदा की सास बोली, क्या गलत कहा मैंने? ना पंडित, ना फेरे और ना बाराती, और फिर कैसी शादी? तब तक अनुराग भी वहां आ पहुंचे और अर्जुन सिंह उनसे बोले, क्षमा करना मित्र, मैं यहाँ अब एक क्षण भी नहीं रुक सकता। लेकिन क्यों मित्र? अनुराग ने अर्जुन से पूछा। जहाँ मेरी पत्नी का अपमान हो वहाँ मैं कैसे रुक सकता हूँ? मैं अभी इसी समय अपने परिवार सहित
यहाँ से जा रहा हूँ, क्षमा करना मित्र। आप जब भी कहेंगे मैं आपके हर कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, लेकिन अभी आज्ञा दीजिए। उन्होंने सीमा से अंदर से सामान लाने को कहा और उसी समय अनुराग से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कार में परिवार सहित जा बैठे। ये सब देखकर सीमा के मन में अर्जुन सिंह के प्रति प्रेम के बीज ने अंकुर का रूप ले लिया था। अनुराग का घर गुस्से में छोड़ तो दिया, लेकिन रात का समय और इतना लंबा सफर ज्यों ज्यों गांव छोड़ता था जा रहा था तो डर भी बढ़ता चला जा रहा था। डर सभी रहे थे, लेकिन एक दूसरे से व्यक्त नहीं कर रहे थे। भगवान का शुक्र था कि उस दिन उजियारी रात थी, मतलब चांद की रोशनी पूर्णतः धरती पर पड़ रही थी। लेकिन चाहे जो हो, रात तो रात होती है। कहीं उल्लू की आवाज डरा जाती तो झाड़ियों में सांप गोहरे की सरसराने की आवाज सुनाई दे जाती। फिर भी सफर जारी था, क्योंकि रुकने का भी कोई फायदा नहीं था। तभी अचानक ना जाने कहां से 2-3 डाकू झाड़ियों से बड़ी बड़ी कटारों के साथ निकले और गाड़ी रुकवाकर ड्राइवर और अर्जुन को पकड़ लिया। और तब डाकुओं का सरदार उनसे बोला, क्या क्या सामान है तुम्हारे पास, सब निकालो। तब अर्जुन सिंह ने अपनी घड़ी, अंगूठी, चैन और बटुआ निकाल कर दे दिया। तब उनमें से एक डाकू बोला, गाड़ी में जो महिला हो उससे कहो अपने सब गहने दे दे, नहीं तो अभी तुम्हारा गला रेत दूंगा। ये सुनकर सीमा गाड़ी से उतर कर आई और उन लोगों से बोली, ऐसा ना कहे भाई जी, ये मेरे सारे गहने और कृपया करके इन्हें छोड़ दीजिए। तब डाकुओं का सरदार बोला, तुमने हमें भाई कहा है बहन, बिना गाली के हमसे कोई बात नहीं करता। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम में से कोई एक तुम लोगों को तुम्हारे गांव तक छोड़ कर आएगा, क्योंकि आगे और भी डाकू मिल सकते हैं। और फिर ऐसा ही हुआ। डाकुओं का सरदार अपने वचन का पक्का निकला और उसने अपने 2 साथियों को उन लोगों के गाड़ी के साथ साथ भेज दिया। फिर आधी रात तक सब घर पहुंच गए। सीमा और अर्जुन सिंह ने उन डाकुओं का शुक्रिया अदा किया और सीमा ने उन डाकुओं को जलपान कराकर ही वापस जाने दिया। साथ में उन डाकुओं के साथियों के लिए भी बहुत सा नाश्ता बांध दिया। जब वे दोनों डाकू चले गए तो तब सीमा ने अर्जुन सिंह जी से पूछा, ऐसा भी क्या गुस्सा कि आधी रात को शादी का घर छोड़कर चले आए? था कुछ कारण, किसी का दिल जीतना था जो अभी तक नहीं जीत पाया। किसी को सोनू की माँ कहने का हक भी पाना है और ये भी तो जानना था कि उसे मेरी कितनी चिंता है। अर्जुन सिंह बोले, तो क्या पता चला? सीमा ने पूछा। लगता तो है कि शायद कोई मुझसे थोड़ी बहुत हमदर्दी तो रखता है, अर्जुन सिंह जी बोले। ये सुनकर सीमा शर्मा गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। तब फिर से अर्जुन सिंह ने सीमा से कहा, आप भी तो अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ी से उतर पड़ी। हाँ, मुझे भी तो किसी का दिल जीतना था, ताकि मैं भी किसी को सोनू के बाबा कह सकूं। सीमा बोली, तो बनोगी मेरे सोनू की माँ, करोगी एक बार सबके सामने मुझसे ब्याह? अर्जुन सिंह ने सीमा से पूछा और सीमा शर्माते हुए अर्जुन सिंह के गले से लग गई। आज दोनों दिल से एक दूसरे के हो गए थे और सोनू को सदा के लिए माँ का स्नेह मिल गया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।